नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम्स 2023 के लिए, 2023-24 के लिए सामान्य अध्ययन प्लस सामान्य हिंदी का हमारा टेस्ट नंबर 28 होने वाला है। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी चल रही है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते के ही आपको एग्जाम में भी अपना पेपर स्टार्ट करना है, इसीलिए आपको ये इंस्ट्रक्शंस हिंदी इंग्लिश में टेस्ट में हम प्रिंट करके दे रहे हैं। सही आपको चुनना है। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए। तो मेंटल हेल्थ वाला आपका है बेंगलुरु कर्नाटका में, तो ये बेंगलुरु में है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन और पब्लिक हेल्थ आपका कोलकाता में है, तो ये आपका आंसर हो गया। एनिमल वेलफेयर है आपका फरीदाबाद, हरियाणा वाले खासकर याद रखना। और ताजा जल कृषि संस्थान आपका पड़ता है भुवनेश्वर, ओडिशा में। सेकंड क्वेश्चन देखिए कौन सा सही है। कह रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 8 सालों में 10 गुना वृद्धि की घोषणा की है, और 2025 में ये इतना मेगावाट हो गया है। और राज्य की जो सौर ऊर्जा नीति है 2022, उसका लक्ष्य है कि वो 22,000 मेगावाट उत्पादन सोलर एनर्जी के माध्यम से करेंगे। फर्स्ट और 3 बिल्कुल सही है। दूसरा क्यों गलत है, देखिए 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है, और अब तक 2653
मेगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की जा चुकी है और लक्ष्य 22,000 का है, ध्यान रखना। थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कुछ एसोसिएशंस दी हुई हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, इनको आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आपका आसियान है, ठीक है। आसियान आपका 1967 का है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जकार्ता में। BIS आपका 1930 का है, हेडक्वार्टर बेसल में है इसका। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फंड जो है वो 1977 का है, रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। और IUCN आपका 1948 का है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो जाएगा। हर टेस्ट में हम मोस्टली यही सारी चीजें कर रहे हैं। तो अब देखिए, गलती बिल्कुल मिनिमाइज करके आपको काम करना है। कौन सी साइट्स हैं ऐसी जिनको 2024 में रामसार घोषित किया गया है? बहुत सारी हो गई हैं, अब आपको रिवाइज तो देखिए करते रहना है, ठीक है। अगनाशानी एस्चुरी है कर्नाटक की, और आपकी मगाडी केरे है, ये भी कर्नाटका की है, इसको किया गया है। और ये है तो ये रामसार साइट है, लेकिन ये 2022 में अनाउंस हो गई थी। तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग के बारे में बताना है, कहाँ का कौन सा है। देखिए, तो लद्दाख से आपको मिलेगा सी बकथॉर्न, ठीक है। ये गुजरात की है कच्ची करेक, डेट्स मिलती हैं वहां पे। अंबाजी व्हाइट मार्बल भी है वहां का। उड़ीसा की आपकी सिल्वर ताराकाशी है। और पश्चिम बंगाल का है माजुली। आपका पश्चिम बंगाल का कैसे हो सकता है? माजुली तो असम का होगा, है ना। और तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। माजुली मैन्युस्क्रिप्ट्स और माजुली मास्क। माजुली आइलैंड सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्र पे, जानते हैं ना आप। मैचिंग कीजिए, कुछ मेले दिए हुए हैं आपको, उनको मैच करना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गोला गोकरनाथ आपका लखीमपुर खीरी का है। झूला आपका श्रावण मास में लगता है मथुरा में। उत्तरायणी आपका बरेली का है। और परिक्रमा आपका नैमिषारण्य सीतापुर का है। 7th क्वेश्चन देखेंगे अब। 7th में क्या बताना है आपको? 7th में कुछ अकेडमीज दी हुई है, कॉर्पोरेशन अकेडमीज, इनको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आपकी 1969 की है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम भी लखनऊ में है, 1975 में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध भी 1990 का है, लखनऊ। और ग्रामीण आयुर्विज्ञान है आपका 2005, ये इटावा में है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप ये भी। 8th में आपको गलत चुनना है। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं। देखिए, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज आपका मखदूम में नहीं है, लखनऊ में है। तो पहला ही आपका आंसर मिल गया। बाकी सब सही है। वेटनरी रिसर्च इज्जतनगर में है, उद्यमिता वाला नोएडा में है, कृषि वानिकी झांसी में है, एग्रो फॉरेस्ट्री वाला। 9th 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आपको मैचिंग करनी है। तो जालौन से क्या है आपका? आंसर आपका बी हो जाएगा सबसे पहले तो जालौन से आपका हैंडमेड पेपर आर्ट है। और श्रावस्ती से जनजातीय शिल्प है। शाहजहांपुर से जरी जरदोजी है। और मथुरा से आपकी सैनिटरी फिटिंग्स हैं। 10th देखिए, आपको गलत चुनना है यहाँ पे। सहारनपुर जिला, ये सब आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे कौन सा स्पर्श करता है। तो सहारनपुर आपका स्पर्श करता है हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये सोनभद्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, ये भी ठीक है। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये भी ठीक है। और यूपी के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? यहाँ गड़बड़ है, सहारनपुर और सोनभद्र नहीं है। ये देखिए, ये सबसे नॉर्थ है सहारनपुर, और क्या बोलते हैं आपका सोनभद्र सबसे साउथ है। ये तो चारों ही आप जरा कमेंट कर दीजिए, कितनी बार मैं टेस्ट में अब तक करा चुकी हूँ ये। सही आपको यहाँ पे चुनना है। सेंसस 2011 के हिसाब से यूपी का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या के हिसाब से यूपी का जो जनसंख्या है वो 199.8 मिलियन रही, जो भारत की जनसंख्या का कितना है? 16.5% है। और शहरी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 22.2 है शहरी, ग्रामीण है 77.3। ये आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। 12th देखिए, 12th में क्या कह रहा है आपसे? गलत आपको चुनना है। झील दी हुई है, वो कहाँ अवस्थित है? चित्तौड़ा झील आपकी बहराइच में है, तो आपको आंसर ही मिल चुका है यहाँ तो। करेला आपकी लखनऊ में है, बाड़ाताल शाहजहांपुर में है, शेखा झील आपकी अलीगढ़ में है। 13th में आपको सही चुनना है। डैम्स दिए हुए हैं, नदी दी हुई है, कहाँ वो अवस्थित है ये आपको बताना है। तो अधवा करके जो डैम है, अधवा नदी पे, मिर्जापुर में पड़ता है। गोविंद सागर आपका ललितपुर में पड़ता है। और आपका मुशाकंद आपका चंदौली में पड़ता है, ये भी ठीक है। और आपका कालागढ़ कहाँ पड़ता है? कालागढ़ आपका कालागढ़ में पड़ता है, ये बिजनौर में पड़ती है जगह। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर हो गया।
14th में आपको सही चुनना है, क्या हो जाएगा? ये कुछ लोक नृत्य दिए हुए हैं, फोक डांसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है वो कौन से क्षेत्र के हैं। तो नटवरी करके जो आपका लोक नृत्य है वो आपका पूर्वांचल का है। रासक दंड आपका ब्रज का है, ये जो है आपका ये ब्रज का है। और डडिया आपका मिर्जापुर सोनभद्र का है। और पाई डंडा आपका ठीक दिया हुआ है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ सही है, ये आपके ये हो जाएंगे इंटरचेंज। 15th, कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के बारे में आपको बताना है। कोसी मेची इंटरस्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, कहीं भी किसी भी स्टेट का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट होगा ना, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बिहार ने इसको मंजूरी दी है अभी, और इसका कॉस्ट 6282 करोड़ रुपए के करीब है, और 2030 तक ये योजना पूरी होने का लक्ष्य बनाया गया है। पहला दूसरा सही है, लक्ष्य 2029 का है, ना कि 2030 का। 16th में आपको नवीनतम कृषि डेटा दिया, आपको बताना सही कौन सा है एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, ज्वार का महाराष्ट्र है, जूट और मेस्टा का पश्चिम बंगाल है, और मांस का महाराष्ट्र है। टॉप प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, सारे बिल्कुल ठीक है। अलग से नहीं पढ़ रहे हो, अगर इसको पापा पिक वगैरह से नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट टेस्ट में आए क्वेश्चंस तो ढंग से प्रिपेयर कर लेना। भारत टॉप मोस्ट केले में है, तीसरा सबसे बड़ा नारियल में है, दूसरा कपास में है, सबसे बड़ा चने का उत्पादक है ग्राम का, और दूसरा सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक है, सबसे बड़ा अमरूद उत्पादक है, और सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सब याद रखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल सही है, पॉज करके रिवाइज कर लो एक बार। 18th में फिर से बताना आपको, यही नवीनतम ये मिनरल डेटा है, हाँ यहाँ पे मिनरल का बताना है आपको। तो सब दूसरा मतलब सेकंड इस्पात में, सिक्स्थ मैंगनीज में, सेकंड लिग्नाइट में, सेकंड फेल्सपार में। इंडिया की बात हो रही है ग्लोबल स्तर पे, ये भी आपके सारे सही हैं, ठीक है। स्टील प्रिपेयर, मैंगनीज, लिग्नाइट और फेल्सपार प्रिपेयर हो गया यहाँ पे आपका। 19th में बताओ कौन सा गलत है। कह रहा है टीबी के खात्मे के लिए देश भर में चलाई जा रही 100 दिवसीय मुहिम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है यूपी ने, और ये अवार्ड दिया था उनको जेपी नड्डा जी ने। कोई गलत नहीं है इनमें से, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। 20th देखिए, आपको सही चुनना है यहाँ पे। अगर हम सेंसस की बात करें तो जो लिंगानुपात है वो इंडिया में लोएस्ट कौन सी कम्युनिटी का है? सिख समुदाय का। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान है। आंसर बताइए। आंसर आपका तीनों बातें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सिख कम्युनिटी याद कर रखना, सिख ज्यादा पूछ सकता है ये वाले क्वेश्चन में। 18th यूपी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के बारे में आपको सही चुनना है। पहाड़ी जिले है ही नहीं यहाँ पे, आदिवासी जिला एक है। वन क्षेत्र मतलब ग्रीन वॉश के अंदर जो कुल वनावरण है वो 9338.76 है, और अभिलिखित वन क्षेत्र जो है मतलब कि ग्रीन वॉश के बाहर, फॉरेस्ट कवर विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और एक होता है आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन वॉश के जो बाहर होता है वो इतना है। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों फैक्ट्स, ठीक है। ग्रीन वॉश के बाहर और ग्रीन वॉश के अंदर कौन सा है। 22 किन राज्यों में द्वै सदन यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहां कहां पे है? यूपी में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, और नहीं 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 एक सेकंड, बिहार में तो है, गलती हो गई इसमें। देखिए, एक तो आपका यूपी में है, एक आपका महाराष्ट्र में है, और एक आपका बिहार में है, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक आपका कर्नाटका में है, और एक आपका तेलंगाना में है, ठीक है। तो 1, 3, 4 आपका आंसर है, यहां नहीं है, एमपी में नहीं है। 23rd देखिए, 21 दिसंबर 2024 को किसने देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए एक उन्नत सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपका श्री भूपेंद्र यादव ने। म्यांमार की सीमा पश्चिम में किसके साथ लगती है? वेस्ट में, भारत और बांग्लादेश के साथ। आपको मिलान करना है शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और रीजन, कित सारे ही याद हो गए होंगे अब तक आपको ये मेरे हिसाब से। सी है इसका आंसर। कैनगिन आपका फिलीपींस में कहते हैं, मिल्पा कहते हैं मध्य अमेरिका में, टोंगिया कहते हैं आपका म्यांमार में, और तामराई है आपका थाईलैंड का। सब फेमस है, सारे रिपीटेड हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चबहार बंदरगाह जो है वो सिस्तान में है, बलूचिस्तान, गल्फ ऑफ ओमान के पास। कौन से एरिया में पड़ती है जगह? तो ये आपकी पड़ती है दक्षिण पूर्वी ईरान में। इजराइल निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्व देश के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? कह रहा है तो साइप्रस के साथ करता है।
ठीक है। इसराइल का बॉर्डर लगता है इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, वेस्ट बैंक और गाजा के साथ, ठीक है। और उधर दो पोर्ट्स हैं, हाफिया और तेल अवीव, ठीक है। और मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैरीटाइम बॉर्डर सिर्फ सिप्रस के साथ करता है। और कैपिटल बताओ मुझे क्या है इसराइल की, कमेंट करके। 28 सही चुनना है आपको। कह रहा है अलग अलग दिवस, ये भी सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक भी ऐसा नहीं जो हम पहले नहीं कर चुके हैं। 2024 कैमिलेट्स का, 2023 कदन का, 2025 ग्लेशियर संरक्षण का, 2026 बाल श्रम उन्मूलन का। पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है। बाल श्रम उन्मूलन का साल है 2021, ध्यान देना। 29 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता 1949 में संविधान सभा ने ही स्थापित की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही रैटिफाई की थी। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। कितना अच्छा आपका रिवीजन हो रहा है इन टेस्ट के थ्रू। आई होप आप टेस्ट में लगातार इंप्रूव कर रहे होंगे। सही बताइए, जो औपचारिक गायन है हमारे नेशनल एंथम का वो 52 सेकंड्स है। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। 29 अगस्त 1957 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया था। ये भी आपके सारे सही है। डेट याद रखना शायद ना पता हो आपको, ठीक है। 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, 7 मेंबर्स आपको वैसे पता होने चाहिए। 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ड्यूरैंड रेखा पाकिस्तान भारत के बीच की रेखा है, इंटरनेशनल बॉर्डर। 699 किलोमीटर लंबी इस रेखा हम सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। और कुडप्पा संरचना का जो सबसे ज्यादा विकास है वो आंध्र प्रदेश में देखा गया है। ड्यूरैंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ है। 32 देखिए, कह रहा है भारत और चीन के तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसके बीच पंचशील समझौता किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और चाउ एन लाई ने। ये कब किया था? डेट पूछ रहा है। तो 1954 डेट थी। ये सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स थे, पंचशील अग्रीमेंट। 33 में आपको सही चुनना है। यहां बात हो रही है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वेस्ट कामेंग में पड़ता है, अरुणाचल में। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक सीमावर्ती गांव है किबूथू। ये भारत म्यांमार सीमा पे पड़ता है। और यहाँ पे क्या है, ये एकमात्र सर्कल मुख्यालय भी है यहाँ पे। 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो वन क्षेत्र के बाहर वनावरण है उसमें सबसे ज्यादा जो कमी देखी गई है वो गुजरात में देखी गई है। फर्स्ट और थर्ड सही है। ये जो बॉर्डर विलेज है कि ये इंडो म्यांमार बॉर्डर नहीं पड़ता, ये इंडो चाइना बॉर्डर पड़ता है, ठीक है, ध्यान देना। सही आपको चुनना। और किब्यूथू और किस जगह पढ़ा है आपने? किब्यूथू गांव जो है वो किस लिए फेमस है बताइए कमेंट करके। करेक्ट आपको चुनना है। ब्रह्मपुत्र कहां से आ रही है? ब्रह्मपुत्र आ रही है मानसरोवर से, ठीक है, माउंट कैलाश के पास से। तिब्बत में इसको दिहांग कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको यार्लुंग सांगपो कहते हैं और असम में इसको लुइतो दिलाओ कहते हैं। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सही हो गया। सेकंड क्यों गलत हो गया? इसको यार्लुंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में और ब्रह्मपुत्र इसको कहते हैं दिहांग। दिहांग या सियांग इसको कहां पे कहते हैं? इसको दिहांग या सियांग कहते हैं अरुणाचल में। दियांग या सियांग, जी आएगा यहाँ पे। 35 भारत के में इसमें से किस सिद्धांत के हिसाब से भारतीय स्थल पिंड जो है वो गोंडवाना लैंड का एक इंडियन लैंडमास जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था? कौन सी थ्योरी कहती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 36 सही बताना है आपको। कोरी क्रीक क्या है? ये टाइडल क्रीक है जो केरला राज्य के कच्छ जिले में पाई जाती है। बन्नी ग्रासलैंड्स मेघालय राज्य में शिलोंग में पाए जाते हैं। आपको मेरी हंसी से समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है आपके लिए, दोनों गलत हो गई है। कोरी क्रीक गुजरात में है और बन्नी ग्रासलैंड्स भी गुजरात में है, याद रखिएगा। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब भी रिलीज की थी, तब ये काफी न्यूज में था, ठीक है। कच्छ में पड़ता है ये। सही आपको यहाँ पे चुनना है फिर से। जो आर्थिक क्षेत्र है हमारा, इकोनॉमिक जोन है, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। जालौर मृदा स्वतः जुताई वाली मृदा है और निकेल मुख्य रूप से ओडिशा के कटक में और मयूर झरना में पाया जाता है। सिर्फ पहला ठीक है। ब्लैक सॉइल है सेल्फ कल्टिवेटिंग, उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं,
है ना। और निकल आपका कटक में मिलेगा और ये मयूरभंज में मिलेगा, ठीक है। मयूर झरना में नहीं मिलेगा, मयूरभंज में मिलेगा, उड़ीसा का ही डिस्ट्रिक्ट है। ये यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन और ज्वाला मंदक के रूप में किया जाता है, जो जो हाई टेम्परेचर्स जनरेट करने के काम आता है। क्लोरोथेन, जिसका उपयोग प्लास्टिक के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसका एसिटिलीन से निर्माण होता है। और ड्यूटेरियम क्या है? यह आइसोटोप है ऑक्सीजन का, जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम हैवी वाटर या फिर भारी जल के नाम से भी जानते हैं। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ऑक्सीजन का नहीं। सही आपको चुनना है 39 में। 1773 से ईसाई मिशनरी आए इंडिया में। 1813 से बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1784 से पिट्स इंडिया एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना हुई। कह रहा है कौन सा सही है इसमें से, तो सिर्फ सी सही है, ठीक है। ये 1813 से हुआ था, 100 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारी ही टेस्ट में, और ये 1773 से हुआ था। 40 सही आपको चुनना है। राज्य का प्रतीक यानी कि स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1949 को। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, सिस के थ्रू आप याद कर सकते हो, इंग्लिश में इसका कोड होता है सिस, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी। ये 44th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। और नए संसद भवन की पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित की गई थी। सही पूछ रहा है कौन सा है, देखिए सिर्फ सी सही है। स्टेट एम्बलम 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और ये 42nd अमेंडमेंट की बात हो रही है, 1976, याद रखना, ये बिल्कुल गलत है। मिलान करना है आपको, यहाँ पे सही मिलान कीजिए। फोक सॉन्ग्स यानी कि लोकगीत और उनके स्टेट्स दिए हुए हैं, तो बी आंसर है। सैकुटी जाई मिजोरम में गाया जाता है, सना लमुक मणिपुर में, दसकठिया गाया जाता है आपका उड़ीसा में, और लादीशाह जम्मू कश्मीर में। 42 सही चुनिए। कह रहा है विश्व के शीर्ष औद्योगिक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है बवेरिया, जो कि जर्मनी में है। मैराकाइबो ड्राई फॉरेस्ट्स, ये वेनेजुएला में है। और सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम में भी पड़ता है और असम में भी। पहला दूसरा सही है। सुबनसिरी आपका अरुणाचल प्रदेश प्लस असम का है, सिक्किम में नहीं है। 43 देखिए, सही आपको चुनना है। कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ये संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और भीमराव जी अंबेडकर प्रारूप समिति के। सी सही हो गया आपका। सेकंड, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है। पहला क्यों गलत हो गया? यूनियन पावर्स जो कमेटी थी इसके भी JL नेहरू थे, ठीक है, याद रखना। चलिए 44 सही आपको यहाँ पे चुनना है। अगर आपको म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ना है तो आप 21 वर्ष के होने चाहिए, विधानसभा के 25, पंचायत के 18 और राज्यपाल के लिए आपको लड़ना है तो 30 साल। सिर्फ ए सही है, पहला दूसरा सही है। क्यों? पंचायत के लिए आपको होना चाहिए 21 साल का, और राज्यपाल का पद लड़ना है आपको तो 35 साल का होना पड़ेगा आपको कम से कम। 45 देखेंगे। ज्वाइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो हमने प्रावधान लिए वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। मौलिक कर्तव्य हमने रूस से लिए हैं। बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये क्वेश्चन है। पूरे पूरे टेबल्स, पूरे पूरे पापा पिक्स आपको दी हुई हैं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। 46 देखिए, प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को, प्रियम्बल को क्या कहा था? आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र कहा था। DPSP को KC वेयर ने क्या कहा था? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस। और केशवानंद भारती केस में 13 जज की बेंच बैठी थी, उसमें प्रियम्बल को यानी कि प्रस्तावना को संविधान की मूल संरचना के रूप में मान्यता दी गई थी। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? केशवानंद भारती केस 1973, नींद में भी कोई पूछे तो सही बताना पड़ेगा आपको। 47 देखेंगे। पार्ट 2 क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इनको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और पहली बार 1773 के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। चार्टर एक्ट 1833 से भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, 20 इयर्स का एक्सटेंशन दिया गया था। सिर्फ दूसरा सही है। पार्ट 3 कहलाता है मैग्ना कार्टा,
ठीक है, और ये 1793 का चार्टर एक्ट था। 48 सही देखेंगे, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आर्टिकल 359 ऐसा कहता है। और मौलिक अधिकारों को केवल 358 और 359 के प्रावधान के तहत आपातकाल के टाइम पे ही निलंबित किया जा सकता है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सही बताना है आपको। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आर्टिकल 358, 359 इमरजेंसी वाले सारे याद रखना। सही बताना है आपको। 1969 में जो 4th 5 ईयर प्लान आया था उसमें 14 जो इंपॉर्टेंट बैंक्स थे देश के, भारतीय बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महालनोबिस समिति बनाई गई थी। 1950 में योजना आयोग गठित हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। ये एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर इसको किया गया था। ये भी आपके सारे सही। 50th देखेंगे। 50th कह रहा है सही चुनना है आपको। इथेनॉल मक्का से, कितनी बार ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, अब तक तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट में क्वेश्चन कराया गया है। फसल चक्र में मृदा में नाइट्रोजन की स्थिरता संभव हो पाती है, मतलब जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो। और 2009 से 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निश्चय किया था यूनाइटेड नेशंस ने। बायोडीजल जट्रोफा पुंगामिया सनफ्लावर से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपके सारे सही हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में मक्का लिख के देगा। बायोडीजल वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना, एक में मक्का लिखा हुआ था, पर मक्का से इथेनॉल मिलता है, बायोडीजल नहीं बनता। 51 देखिए, सही आपको चुनना है। यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स आते हैं 11th शेड्यूल में, ठीक है। और सारी पावर्स वगैरह 11वीं अनुसूची में पंचायतों की हैं। 243 जी क्या कहता है, किससे संबंधित है? 11th शेड्यूल से। और ये 11th शेड्यूल कब जोड़ा गया था? 74th CA 1993 से। 1 2 3 सही है। आप बताइए अब ईयर सही दे रखा है, क्या सही दे रखा है? 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये 1992। भूल नहीं सकते आप पंचायत किससे जोड़े गए थे। 52nd देखिए, आपको सही मिलान करना है। ये आपको जगह दी हुई है, वो कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। पुरातात्विक स्थल है, संबंधित नदियां हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ए हो जाएगा, मतलब सारे ठीक मैच्ड हैं ये। कोटडजी, सिंध प्रांत, रंगपुर गुजरात, रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात। 53 देखिए, गलत आपको यहाँ पे चुनना है। कह रहा है बौद्ध साक्ष्य के अनुसार सिहली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में बृहद्रथ को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है, लॉर्ड ऑफ सकल जम्बूद्वीप कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है, डिस्टेंट रीजन्स वाले राज्य। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के टाइम पीरियड से शुरू हुआ था। पहला गलत हो गया। जो महावांसा टेक्स्ट है आपका सिहली अनुश्रुति, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है जम्बूद्वीप का स्वामी। 54th में आपको सही मिलान करना है, राजवंश और उनके संस्थापक दिए हुए हैं। बी आपका आंसर है। ककातिया, बीटाराज प्रथम, कदंब, मयूर शर्मा, सतवाहन, सिमुक और राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग। कैपिटल पूछेगा, संस्थापक पूछेगा। सही मिलान करनी है बौद्ध संगीतियों का। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। सी है इसका आंसर। प्रथम महाकश्यप, द्वितीय सबाकमी, तृतीय आपकी मोगलिपुत्तिस और चतुर्थ वासुमित्र। मतलब अध्यक्ष कौन थे? अभी आप इसमें आपको याद क्या क्या करना है। रूलर कौन था और प्रेसिडेंट कौन था, ये हमने देख लिया, और कहाँ पे हुई थी। ये सारी चीजें चारों के बारे में याद रखना, ठीक है। अलग अलग टेस्ट में कई बार करा चुके हैं आपको। सही आपको यहाँ पे चुनना है। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के दौरान अजातशत्रु के मंत्री वत्साकार ने वैशाली में बुद्ध से मुलाकात की थी। मगध के राजा बिंदुसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नाम का एक महाविहार बनवाया था। पहली जो जैन काउंसिल थी वो 512 में गुजरात के वल्लभी में हुई थी, देवर्धी शेम सरमन की अध्यक्षता में। पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया भाई? ये बिंबिसार जो थे मगध के, बिंदुसार नहीं, बिंबी एंड बिंदु अंतर है, ये था। और ये सेकंड जैन काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे 5112। तो आप पहले जरा बताइए मुझे कहाँ हुई थी, कब हुई थी। 57th देखिए, अलम सूदी बगदाद का यात्री था जिसे इतिहास विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। कश्मीर के अकबर के नाम से मशहूर जैनुल आबदीन सबसे पहले कश्मीर पे इसने जिजिया पे प्रतिबंध लगाया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में हुआ था। ये आपके सारे सही हो गए हैं।
58 देखिए, आपको सही चुनना है। कह रहा है चीनी यात्री था फाहियान, इसका जन्म चीन के वुयंग नाम के शहर में हुआ था और व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सबसे पहले मिन्हाज सिराज जो द्वारा लिखित तबाकत नासरी किताब में जिक्र इसका मिलता है। अल बरूनी ने मध्यकाल की राजनीतिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया था और अपने तर्क के आधार पर अधिगम का प्रयोग किया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला और दूसरा सही है। अबुल फजल की बात हो रही है, ये अबुल फजल अल बरूनी, इन्हीं में घूमते रहते हैं क्वेश्चंस। 59 सही आपको चुनना है यहाँ पे। जो चोल राजा थे उनमें से राजाराज प्रथम 1075 तक शासक रहा, उसके बाद महमूद गजनवी का समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम आया। अलब्दगीन ने अपने एक दास सुबुक्तगीन जो बाद में उसका दास बना उसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने ही खुद को खलीफा का नायब कहा था। बी सही हो गया। देखिए, चोल किंग में राजाराज 1 10 15 तक रहा था राजा, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र 1 आ गया था 10 15 से 10 44 तक, और ये एफएसटी की बात हो रही है ना कि एमबीटी की। नायब समझ गए ना, रिप्रेजेंटेटिव। 68 देखिए, आपको गलत चुनना है यहाँ पे। मध्यकालीन भारत के पहले और एकमात्र हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य 1556 ये दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने कब्जा किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद था, इसलिए गौरी ने अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान ऐबक को दे दी थी। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद अब्दुल्ला इब्न अल मुकफ्फा ने कलीला व दिम्हा के नाम से किया था। तो गलत इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, हो सकता है आपको ना पता हो, ये नया क्वेश्चन है। 61 सही आपको चुनना है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान ने मेरठ के राजा शिव प्रसाद सिंह की मदद से इसकी स्थापना की थी। शिमला डेपुटेशन वाइसरॉय लॉज में आगा खान तृतीय के नेतृत्व में 35 प्रमुख भारतीय मुस्लिम नेताओं वाली एक सभा थी। अक्टूबर 1909 में शिमला में लॉर्ड मिंटो से इन्होंने मुलाकात की थी। तो ये आपका डी हो गया आंसर। 1888 में ये राजा शिव प्रसाद सिंह मेरठ से कहां से हो गए? बनारस से थे, ठीक है। रही बात शिमला डेपुटेशन की, तो ये अक्टूबर 1906 की बात है। क्रोनोलॉजी ना भूल जाना मॉडर्न हिस्ट्री में, क्वेश्चन नहीं ठीक होगा वरना। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। 1860 के दशक में एमपी और गुजरात में नायकदा आंदोलन चला था, और ये किसके अगेंस्ट था? उच्च जाति के सवर्ण हिंदू और अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। तो दोनों बातें सही हैं, पर व्याख्या ठीक नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये ब्रिटिशर्स और हिंदू अपर कास्ट हिंदूज के अगेंस्ट चलाया गया था एमपी और गुजरात में, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है ये। 63 देखो, अभिकथन कारण वाला ये कह रहा है हो और मुंडा विद्रोह 1831 में हुआ था। हो और मुंडा जनजातियों ने संयुक्त रूप से ये किया था। अंग्रेजों द्वारा नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह शुरू किया गया था जिसको हो और मुंडा कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के टाइम पीरियड में घटित हुई थी? देखा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड था आपका 1872 से 1876, और ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था 1875 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम में हुआ था? जल्दी बताओ। कैनिंग के टाइम पीरियड में। चार्टर एक्ट 1793 का आया था शोरे के टाइम पे, सर जॉन शोरे, और चौथी एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी वेलेस्ली के टाइम पे। 65 सही देखो। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन जिसको कहते हैं एजहेवा आंदोलन शुरू किया गया था। ये केरला की जो एजावा जाति के लोग थे उन्होंने किया था ये। कुरुचिया आंदोलन 1812 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरुचिया और कुरुम्बा जनजाति के बीच केरला में हुआ था वायनाड में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही थी। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण देवधर और रामाबाई रानडे ने की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे याद रखना। पूना सेवा सदन थोड़ा सा हमेशा थोड़ा कम पूछा जाता है, इसमें सब कुछ पूरा दे दिया। 66 में आपको मिलान करना है वाइसरॉय और उनके टाइम पीरियड में क्या हुआ। देखो वही बातें आ रही हैं बार बार, ठीक है। तो ये सारे मैच तो बिल्कुल ठीक है, पर आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। देखो, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 की है, काकोरी ट्रेन 1925 की है, शिमला
डेप्यूटे सम्मेलन 1942 का है, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था प्रथम गोलमेज को, तो वो 1930 का। अब इनका टाइम पीरियड मुझे आप कमेंट करके बताओ। 67 देख लो, सही चुनना आपको, बुक्स और उनके ऑथर्स ये पूछ रहा है ये। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पंडित सुंदरलाल। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, रमेश चंद्र दत्त। गोपाल गणेश अगरकरनी, आरसी दत्त। और वाक्य में मानसा, गोपाल गणेश अगरकर। और क्या है, लाइफ ऑफ शिवाजी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो पहला और चौथा सही है बस। 68 देखो, आपको सही चुनना है यहाँ पे। लॉर्ड रिपन ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल बन गया है, फॉरेस्ट हैबिटेबल फॉर सैवेजेस। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था, जो इंडिया में कंडक्ट होनी थी। असम कंपनी 1839 में चाय की खेती करने के लिए स्थापित की गई पहली चाय की कंपनी थी। सी सही हो गया आपका। पहला क्यों गलत हो गया, कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था, जब तक ये सिविल सर्विसेज का चल रहा था, ये कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड था, रिपन का नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात कर रहा है, ना कि 1935 की। 69 देखो, आपको सही चुनना है यहाँ पे। कह रहा है माइकल मधुसूदन दत्त, ये एक बंगाली पोएट ड्रामेटिस्ट थे जिनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मेंबरशिप का, जो पेरिस में थी, उसकी सदस्यता का ऑफर इनको आया था। अगस्त 1929 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में पेश हुआ था। इसके अंतर्गत लड़कियों के लिए विवाह की आयु 15 वर्ष कर दी गई थी। सिर्फ पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ। ये सेशन जो था, ये अगस्त 1923 का सेशन था, प्लीज ध्यान देना। और 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन लेके आए थे, 12 इयर्स की गई थी, ना कि 15। सोचिए। 70th देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है। इल्बर्ट बिल 1881 में पेश किया गया था, टाइम पीरियड चल रहा था लॉर्ड रिपन का। 1 नवंबर 1917 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी थी, संस्थापक थे लाला हरदयाल। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए 1929 में इरविन के टाइम पीरियड में लिंस्टे आयोग करके एक आयोग का गठन किया गया था। ओनली थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज ईयर इज रॉन्ग, 1883। ये तो नहीं गलत होना चाहिए था आपको। 1913 गदर पार्टी है, गदर पार्टी तो याद रखना है, ध्यान रखना, फाउंडर लाला हरदयाल थे। पूछेगा प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट थे सोहन सिंह बकना, दोनों नाम याद रखना ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, गलत आपको इसमें चुनना है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल को बनाया था इमरजेंसी हेडक्वार्टर। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाया। 1857 का सिपाही विद्रोह भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया था और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये गलत हो गया ना, कितनी बार आप पढ़ चुके हो, बंगाल को थोड़ी ना बनाया था, इलाहाबाद को बनाया था इमरजेंसी हेडक्वार्टर। ठीक है। 72 में अभिकथन कारण दिया हुआ है, आप बताइए। विनायक दामोदर सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को की सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहते हैं, इसमें इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इन्होंने हत्या की थी नासिक के जिला कलेक्टर आर्थर जैक्सन की 1911 में। दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं। ठीक है। 73rd में आपको सही चुनना है। कह रहा है भोलानाथ चंद्र बंगाल से थे, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की जो विचारधारा है, इसको एडवोकेट किया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दो। 1923 में समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस समिति बनी थी। 5 नवंबर 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। आपका आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। देखिए थर्ड क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये 1921 की कमेटी है, ध्यान रखना, सर तेज बहादुर सप्रू की, अखबारों से रिलेटेड है, और ये 1920 की बात है। देखो इसमें प्लीज गलती मत करना, कितनी भी बार रिवाइज कर लो, पर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी मत गलत करना। ये क्रांतियां और वो कहाँ पे हुई थी ये पूछ रहा है। देखो तो भूरी
किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो जैसे ब्राउन क्रांति होती है, ब्राउन रेवोल्यूशन, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। अमृत क्रांति रिवर लिंकिंग के लिए है, ठीक है। और कृष्ण क्रांति है आपकी खनिज तेल से संबंधित। और इंद्रधनुषी यानी रेनबो होती है कृषि संबंधी समग्र क्रांति है, कहने का मतलब है डाइवर्सिफिकेशन करना क्रॉप्स का, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ सही हो गया। 75 देखो सही चुनना है यहाँ पे भी आपको। विटामिन B1 चावल धोए जाने पे ये नष्ट हो जाता है, थायमीन। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति डॉर्फ वैरायटी है जया। खरगोशों से पश्मीना मिलता है और बकरियों से अंगोरा मिलता है। तो ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि पश्मीना इतना फेमस है, बकरियों से मिलता है, और जो अंगोरा ऊन होती है ये रैबिट्स से मिलती है। 76 देखो सही चुनना है अब आपको। कह रहा है जो पौधों में स्टार्च ज्यादा होता है उनका इथेनॉल उत्पादित करने में यूज होता है। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, कॉफी, चाय ये सब वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं, और चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला ये सब रोपण फसलें हैं यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो ये आपके सारे सही हैं। प्लीज ध्यान देना कौन सी कमर्शियल है और कौन सी आपकी प्लांटेशन है। इनके एग्जाम्पल्स आपको थोड़े से ध्यान करने हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। 77 देखो आपको यहाँ पे सही चुनना है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग में सीधे योगदान नहीं करते, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते बोल रहा है। और वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बढ़ जाए तो जो पौधे बढ़ेंगे उसे कहेंगे कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा उसको। ISO 14000 जैव विविधता को सुरक्षित रखने के हेतु प्रयत्न है। तो देखो सही सिर्फ पहला है। हम कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके कार्बन फर्टिलाइजेशन वाला, जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी और उससे पौधे बढ़ेंगे तो वो कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये एनवायरमेंट से संबंधित है मानक, ना कि बायोडायवर्सिटी। 78 कह रहा है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय के जस्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और लद्दाख को बुंजी नामक स्थान पे काट के भारत में बहुत ही गहरी गॉर्ज, डीपेस्ट गॉर्ज इंडिया की बनाती है। तो ये आप जानते हैं ये इंडस है। 79 देखिए करेक्ट चुनना है आपको। सिंधु नदी की घाटी लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जस्कर के बीच में है। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन से। असम हिमालय में बहुत से ट्राइब्स हैं जैसे कि मोनपा, डफला, बोर, मिश्मी, नेशी, नागा। पहला दूसरा सही है। ये सारी ट्राइब्स आपकी अरुणाचल हिमालय से संबंधित हैं, अरुणाचल से, ठीक है, प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं ये। 80th कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हिमालय की नेचुरली कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए वो यहां से एंटर करती है नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर? चलिए 81 देखिए आपको सही चुनना है। स्टेट्स दिए हुए हैं और उनसे संबंधित लोक नृत्य दिए हुए हैं। देखिए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए त्रिपुरा का एक लोक नृत्य होता है होजागिरी, तो त्रिपुरा इज होजागिरी, त्रिपुरा होजागिरी, ठीक है। और आपका तेलंगाना का होता है केसाबादी। तो ये ऐसे कर लो और 2, 3 और 4 सही है बिल्कुल, ठीक है। आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। 82 में आपको मिलान करना है किसको? लोकगीत को उनके क्षेत्रों से। तो इसका आपका सी हो जाएगा। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और रसिया ब्रज का है, चैती आपका अवध का है, कजरी पड़ता है कजरी है मिर्जापुर और वाराणसी का। 83 में आपको फिर से मिलान करना है लेक्स को उनसे देश से, तो ये डी हो जाएगा। उर्मिया आपका है ईरान का, गलील सागर है आपका इजराइल सीरिया का, पूपो करके एक लेक है बोलीविया में, और हामुन है ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। 84 कह रहा है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है द रॉकीज, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? ये आपको हर जगह का पता होना चाहिए। माउंट एल्बर्ट है इसका। अब आप देखिए यूरोप का जो एल्प्स है उसका हाईएस्ट अकानागुआ है। फिर आपका जो एवरेस्ट है वो हिमालयस का यानी कि एशिया का हो गया, हर कॉन्टिनेंट का हो गया ना। माउंट ब्लैंक जो है आपका ये हो गया आपका यूरोप का, सॉरी एल्प्स का ये हो गया। अकानागुआ आपका हो गया साउथ अमेरिका का। हाँ ये थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। और माउंट ब्लैंक आपका जो है ये एल्प्स का है माउंट ब्लैंक, ठीक है। और एंडीज का अकानागुआ है, एंडीज का है ये। और हमारा आंसर तो एल्बर्ट हो ही गया। 85 आपको सही चुनना है। ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं और वो कहाँ पे अवस्थित है आपको ये बताना है। तो कॉकश कहाँ पे है? रशिया। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है? ड्रैकेंसबर्ग है आपकी अफ्रीका।
और एपेनाइन कहाँ पे पड़ता है? इटली में पड़ता है, ईरान में कहाँ से आ गया? और सियर माद्रे डेल सुर ये आपका पड़ता है मैक्सिको। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज योर आंसर। 86 में आपको सही मिलान करना है, ज्वालामुखी दिए हुए हैं और वोल्केनो एसोसिएटेड कंट्रीज दी हुई हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अगंग और टेम्बोरा इंडोनेशिया का है, पीली करके मार्टिन का है, पेले करके अवाचा जो है वो रशिया का है, माउंट ताल जो है फिलीपींस का है, कोहिले सुल्तान आपका ईरान का है, क्योलो आपका यूएसओ का है और जिम्बराजो आपका इक्वाडोर का है। ये सारे आपके बिल्कुल सही हैं। 87 में आ गया कंट्री और कैपिटल। एक क्वेश्चन तैयार समझना, पेपर में लिखा मिलेगा। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की, उज्बेकिस्तान की है ताशकेंत और किर्गिस्तान की है बिश्केक और तजाकिस्तान की क्या है? दुशानबे। ये सारे तान 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 इकट्ठा दे दिए हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें बिल्कुल भी। फर्स्ट और फोर्थ सही है। 88 देखो, यहाँ पे आपको गलत चुनना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1983 में मेधा पाटकर ने शुरू किया। बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। टॉयलर अवार्ड पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के लिए दिया जाता है। और ग्लोबल 500 जो है यूनाइटेड नेशंस यूनेप का है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, 1987 से ये दिया जाता है। पहला आपका गलत हो गया। क्यों? नर्मदा बचाओ आंदोलन है 1985 का। यह आंदोलन याद रखना, क्रोनोलॉजी में अलग से पूछ लेगा। 89 में इनकरेक्ट देखो। फसल अवशेष तथा जैविक अपशिष्ट के अवायवीय किण्वन के द्वारा बायोगैस को तैयार किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टरडैम में है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1989 में हस्ताक्षरित किया गया था। समताप मंडल में ओजोन परत का स्तर प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका ये आंसर इसका सी हो गया, 1987 का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 90th देखिए, आपको यहाँ पे सही चुनना है। कोल गैस क्या है? ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड समतापीय मंडल जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर होती है उसको डैमेज करती है। थर्मस में उपयोग किए जाने वाले कांच या स्टील पर चांदी की परत चढ़ी होती है जो पेय पदार्थों को गर्म रखती है। पहला और तीसरा सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, ना कि सल्फर के। 91 कौन सा सही है? कि केरला है भारत का पहला राज्य जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वैधानिक आयोग बनाया है, स्टैट्यूटरी कमीशन की स्थापना की है। और ये आयोग केवल शिकायत निवारण की भूमिका निभाता है, ना कि नीति निर्माण में सहयोग करता है। तो सिर्फ पहला सही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी एडवाइजरी करता है, ग्रीवेंस रिडल से मतलब नीति सलाहकार भी है और शिकायतों का निवारण भी करता है। 92 कौन सा सही है? कह रहा है हाल ही में पश्चिम बंगाल में गैंडों की संख्या, बात हो रही है राइनो की, राइनोसेरोस की संख्या जो है वो बढ़ रही है और एक सींग वाला गैंडा IUCN की लिस्ट में है संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड। प्रचंड प्रहार अभ्यास मार्च 2025 में इंडिया बांग्लादेश की सीमा पर आयोजित किया गया था और ये भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना का संयुक्त अभ्यास था। 1, 2 और 4 सही है। थर्ड क्यों गलत हुआ? प्रचंड प्रहार ये आपका आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, प्रचंड प्रहार, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया ऑफ अरुणाचल। 93 देखिए कौन सा सही है? कह रहा है मिजोरम से भूटान को पहली बार एथूरियम फूलों का निर्यात किया गया है, एंथूरियम फूलों का। और एंथूरियम फूल मुख्य रूप से मिजोरम में उगाए जाते हैं अगर हम इंडिया में देखें तो। सेकंड ठीक है बिल्कुल। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें पुष्पकृति क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। पहली बार मिजोरम से सिंगापुर जो है इनको भेजा गया है, इन फूलों को। 94 देखिए कौन सा सही है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में और पहली बार 2014 में इसको मनाया गया था। सिर्फ पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि 2012 में घोषणा हुई, 2013 में पहली बार इसको मनाया गया। 95 आपको इसमें गलत चुनना है। कह रहा है जनवरी 2025 में भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पे विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जेड मोर करके एक टनल इनॉग्रेट किया सोनमर्ग से गगनगीर, सेंट्रल कश्मीर में। और 5 जनवरी 2025 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आपका CSIR ने एक डेवलप की है पैरासिटामोल जो कि स्वदेशी रूप से विकसित है, उसको उसकी घोषणा की है।
तो देखिए कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ठीक है, याद रखना ये चीज। 96 देख लो, सही आपको यहाँ पे चुनना है। जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट रिलीज किया है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का, और जनवरी में ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। भारत विश्व में हल्दी का, टर्मरिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, निर्यातक है। आजकल आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे हल्दी बिखरी हुई है पूरे में, सब सही है, सही चुने। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 ये 1974 से प्रभावी हुए थे, और जो ये फॉरेन फेमा कहते हैं इसको, इसका दोबारा नाम चेंज हुआ था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ये वाजपेयी सरकार के टाइम पे हुआ था, और इसने धन निवारण अधिनियम 2002 की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया था। 1 जुलाई 2025 से ये प्रभावी हुआ था। ये भी आपके सारे सही हैं। 98 देखिए, आपको सही चुनना है। भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन को भूमि सुधार कहते हैं, लैंड रिफॉर्म कहते हैं। मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा निर्धारित करती हैं। टैरिफ वस्तुओं को अधिक महंगा बनाता है और इससे आयात जो इंपोर्ट होता है वो डिस्करेज होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को अपनाया हुआ है। बिल्कुल सही बातें सारी हैं। 99 देखिए, आपको सही चुनना है। कह रहा है थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी दी थी, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित थी। भारतीय अनाज भंडारण हापुड़ में है 1958 से। फिलिप्स वक्र जो है, फिलिप्स कर्व जो है, वो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। 100 देखिए, सही चुनना आपको। नीति आयोग ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया था, और भारत सरकार ने 2018 जनवरी में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। यदि किसी निश्चित अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय डबल हो जाए, 2x हो जाए, तो जो वास्तविक आय, जो रियल इनकम है, वो अनचेंज्ड यानी कि अपरिवर्तित रहेगी। ये भी आपके बिल्कुल ठीक है। 101 देखिए, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने हाल ही में जापानी संगठन निहोन हिंडाको 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों दिया जा रहा है कि ये चाहते हैं दुनिया जो है वो परमाणु हथियार मुक्त हो जाए, इसलिए इनको दिया गया है ये प्राइज। तो ये भी बात सही है, शांति फैलाना चाहते हैं ये। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र के संगठनों का 44th और 45th जो शिखर सम्मेलन था, इससे संबंधित कार्यक्रम अभी 9 अक्टूबर को लाओस के वियंताने में शुरू हुआ था। थीम थी इसकी आसियान कनेक्टिविटी, एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आंसर ये भी आपके दोनों सही हो गए। 103 देखेंगे, आपको यहाँ पे सही चुनना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी एक बुकलेट रिलीज की है, तो ये कह रहे हैं कि स्टेट्स और यूटीज को ना उद्योग का दर्जा देने के लिए इससे काफी हेल्प मिलेगी। श्रीमती निर्मला सीतारमन और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री श्री खोजायव जमशेद अब्दुकामिवचोव ने हाल ही में ताशकंद में भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री सतीश कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में रेल भवन में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। ये भी आपके सारे सही हैं। 104 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेलंगाना को अभी फर्स्ट स्टेट मिला है, पहला राज्य बन गया है वो, जो नीति आयोग के महिला उद्यमिता फोरम में शामिल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, आसमिया और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का जो है अप्रूव किया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि एवं मनहा प्रभावी पदार्थ नियंत्रण संगठन, जो आपका CDPSCO ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनिमय फोरम का सहयोगी सदस्य ये लोग बन गए हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राजस्थान के माउंट आबू में आयोजित स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सारे सही हैं। 105 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अजीत विनायक गुप्ते ये भी नए एम्बेसडर बने हैं जर्मनी के। नलिन प्रभात, इनको जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अरिजीत सिंह ने हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता है। हाल ही में स्वीडिश अकादमी द्वारा दक्षिण कोरियाई लेखक हब कॉन्ग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का क्वेश्चन है और अपॉइंटमेंट्स का। 106 देखेंगे, नितिन गडकरी जी ने अभी हमसफर करके एक नीति का अनावरण किया है।
रोड्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और रोड साइड सामान वगैरह, उसके लिए। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख, आई, जेनारिस बायोनिक विजन सिस्टम, ये विकसित किया है। अमित शाह जी ने अभी हीरामनी आरोग्य धाम डे केयर हॉस्पिटल गांधीनगर में उद्घाटन किया है। और आईसीएमआर ने अभी एग्रीमेंट साइन किया है एनटीपीसी विद्युत लिमिटेड के साथ कि वो लोग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भी आपका सारा सही है। ये 107 में आपको कुछ डेज दिए हुए हैं, आपको मैच करने हैं कौन से हैं। डी है इसका आंसर। बालिका दिवस, गर्ल चाइल्ड 11th है, राष्ट्रीय डाक दिवस है 10th, सब सही मैच है ये, ठीक है। और आप देख सकते हैं 108 सही आपको चुनना है। यहाँ पे एक बुक है नेक्सस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स फ्रॉम द स्टोन एज टू एआई, किसने लिखी है ये? युवल नोहा हरारी ने। और हाल ही में अनुभवी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बॉब वुडवर्ड ने अपनी बुक रिलीज की है वॉर। एक बुक है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी, ये कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। ये भी आपकी बुक्स का क्वेश्चन सारा सही हो गया है। 109 देखेंगे। 109 में सही आपको चुनना है। यहाँ पे भी भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास किया, पर्वत प्रहार, ठीक है। इंडिया की पहली मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 में तमिलनाडु के सोलार में आयोजित हुई थी और जोधपुर राजस्थान में। भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलता है जिसका नाम है मैत्री। इसका 13वां संस्करण थाईलैंड के टाक में हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये भी आपके सारे सही। ज्यादा क्या पूछने के चांस है कि इंडिया और थाईलैंड के बीच की एक्सरसाइज का क्या नाम है, मैचिंग में भी पूछ सकता है। इनको आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। तो आप ये देख सकते हैं मोहन राज का जो निधन हुआ वो अक्टूबर 3 को हुआ 2024, और सुंदर राजन पद्मनाभन का हुआ अगस्त 19। फिर आपके ब्रिटिश एक्ट्रेस डैमी मैगी स्मिथ का हुआ 30 सितंबर। और 2001 से 2004 तक जो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहे थे हमाज हज, उनका हुआ जुलाई 24, ठीक। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 111th पे आ गए हैं, सही आपको यहाँ पे भी चुनना है। तो चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में ऊना जिले के पेखुबला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित 32 मेगावाट पेखुबला सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। नीति आयोग ने लॉन्च किया है संपूर्ण अभियान, मतलब सैचुरेशन लाएंगे 12 की सोशल सेक्टर्स इंडिकेटर्स में और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में, जो आकांक्षी ब्लॉक्स हैं उनमें। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने हाल ही में मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स ये पहल शुरू की है। ये ऐसी पहल वगैरह थोड़ा सा इसलिए याद रखनी होती है, वो डायरेक्ट लिख के पूछ लेगा कि ये किसकी पहल है। 112 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एशियाई क्रिकेट परिषद ने हाल ही में 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार भारत को तथा वर्ष 2027 में वनडे प्रारूप में पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी का जो अधिकार है वो बांग्लादेश को दिया है। कैलरोज अल्कराज स्पेन के, इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता है सेकंड टाइम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में। कोपा अमेरिका फुटबॉल 2024 में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने कोलंबिया को हराया है। समोआ के विकेटकीपर बल्लेबाज डेरियस विसर ने हाल ही में एपिया में आयोजित 2026 T20 विश्व कप क्षेत्रीय क्वालिफायर मैच में वानुअतु के गेंदबाज नलिन निपोको के एक ओवर में रिकॉर्ड 39 रन बनाए। देखिए आप, तो आपने देखा है मैच ये किसी ने, तो ये डी सही है इसका। 113th पे आ गए हैं। तो इन कथनों पे आपको विचार करना है। आईएएस ऑफिसर आकाश त्रिपाठी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और इंडिया के अखिल श्योरान को ब्रॉन्ज मेडल मिला है 50 मीटर राइफल में, नई दिल्ली में हुआ था जो इवेंट। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया गया है इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र के रूप में। एक्सिस बैंक ने हाल ही अपना ब्रांच खोली सिंगापुर में, ठीक है, मतलब अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के तहत जो इनकी मुहिम है उसके तहत सिंगापुर में खोली है। हुरुन इंडिया ने हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की थी, तो उसमें आपको चयन करना है कौन पहले पे कौन दूसरे पे, ऐसे। फर्स्ट रैंक है मुकेश अंबानी जी की, सेकंड है गौतम अदानी की, थर्ड रैंक है प्रकाश नादर की, ठीक है, प्रकाश नादर, और फोर्थ रैंक है दिलीप संघवी। पहला और दूसरा सही है बस।
115th देख लीजिए, सही आपको यहाँ पे भी चुनना है। रिजर्व बैंक ने अभी अनाउंस किया है व्हाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करने के लिए भारतीय बैंक संघ के सीईओ सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति। इसरो ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य मिशन पायलट और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को बैकअप पायलट घोषित किया है। विप्रो हाइड्रोलिक्स एक यूनिट है विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की, उन्होंने 100% स्टेक्स ले लिए हैं यूएस बेस्ड कोलंबस हाइड्रोलिक्स का अधिग्रहण किया है उन्होंने, ये भी सही है। 116th देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस आईआईटी के से 8 नए निधि ITBIs का उद्घाटन किया है और DST निधि वेबसाइट लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर ऐसा किया है इन्होंने? तो ये IIT दिल्ली के साथ मिलकर किया है। 117th देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोदी जी ने अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया है वधावन पोर्ट का, ठीक है, डीपेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा इंडिया का। ये सोचो 76,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी पालगढ़ महाराष्ट्र में। एमपी सरकार ने हाल ही में अपने विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लाउड नीति 2024 को मंजूरी दी है। भारत के मुंबई शहर की 16 वर्षीय जिया राय 17 घंटे 25 मिनट में इंग्लिश चैनल पार कर गई हैं। ये देख रहे हैं आप। श्रावण मास के तीसरे सोमवार 5 अगस्त 2024 को 1500 डमरू वादकों ने हाल ही में उज्जैन शहर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, साथ में इतने सारे डमरू बजाए हैं उन्होंने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये भी आपका सही है सारा। 118th देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में श्री दलजीत सिंह द्वारा पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय में अगली पीढ़ी के जीनोम अनुक्रमण की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला उद्घाटन की गई है ये, ठीक है। और कर्नाटक के पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडारे द्वारा कर्नाटक के बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बनेगी, ठीक है, तेंदुआ सफारी, लेपर्ड सफारी। सिक्किम राज्य के पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने हाल ही में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों के लिए बड़े कचरा बैग ले जाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। फ्रांस के ग्रेवन संग्रहालय ने हाल ही में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में उनके नाम और छवि पे एक सोने का सिक्का जारी किया है। तो ये भी आपके सारे सही हैं बिल्कुल, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 119 सही आपको चुनना है। कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए यूपी के 7 शहरों में 7 नए मेडिकल कॉलेज में MBBS शुरू करने की घोषणा की है। यूपी में हाल ही में राज्यव्यापी वृक्षारोपण अभियान पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ के तहत 36.51 करोड़ नए पौधे लगाए गए हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 120 देखेंगे, आपको बताना है कौन सा सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के न्यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अभिषेक पाठक और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आनंद। उनको हाल ही में अमेरिका में आयोजित अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के वार्षिक समारोह में AAN अवार्ड दिया गया है। गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भी आपके दोनों ठीक हो गए। 122 देखेंगे, ये कह रहा है कौन सा सही है। यूपी ने अनाउंस किया है कि 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाएगा यूपी, बागपत, हाथरस और कुशीनगर में। शंख एविएशन की नई एयरलाइन है शंख एयर, इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपके दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 122 क्या सही है? यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अभी शॉपिंग डेस्टिनेशन लाइकली का शिलान्यास किया नोएडा में। यूपी राज्य की सोनभद्र पुलिस लाइन हाल ही में आपका ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन बन गई है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सही हो जाएंगे। 123 में आपको मैच करना है। लाइसोसोम्स क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बताइए? तो डी हो जाएगा। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, आत्महत्या थैली है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र है। राइबोसोम आपका कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। 124 देखिए, 124 क्या कह रहा है? रक्त में भिन्नता लाल रक्त कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति की वजह से होती है, जिसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन नहीं होगा तो प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। और उत्तक की कोशिकाओं के बीच एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे उत्तक द्रव या लसिका कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कहते हैं। रक्त प्रकार AB क्या है? सार्वभौमिक ग्राही है, एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल। और रक्त प्रकार O को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो आपका ये भी सारे सही हो गए।
125 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घोड़े, खरगोश आदि के सीकम में आपको सेल्यूलोज का पाचन होता है। और बड़ी आंत की जांच को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। अग्नाशय का रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में पाचन में सहायता करता है। और उमामी स्वाद की कलिकाएं जापानी व्यक्तियों की जीभ में पाई जाती हैं। उमामी स्वाद होता है ना, तो उमामी कैसा होता है? बहुत ही अर्दी टेस्ट होता है कुछ चीजों का। 126 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। और रेनिन रक्त में आपका एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। और रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो शिशु के पेट में दूध के जमने के लिए उपयोगी है। और अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर कार्य करता है और उन्हें सरल रूपों में परिवर्तित करता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 127 देख लीजिए। 127 क्या कह रहा है? ग्रेफाइट क्या है? एक धूसर काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनरी में स्नेहक के रूप में यानी कि ल्यूब्रिकेंट के रूप में होता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल धातु का यूज होता है, मतलब कैटलिस्ट के तौर पे। नाइक्रोम निकल, क्रोमियम और लोहे का मिश्र धातु है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर में कॉइल जो बनती हैं उसके लिए यूज होता है। बेरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे में बेरियम भोजन के रूप में किया जाता है, मतलब बेरियम मील के तौर पे। आतिशबाजी के टाइम पे जो चमकीला लाल रंग निकलता है वो स्ट्रोंशियम की वजह से निकलता है। ये भी आपके सारे बिल्कुल ठीक हैं। ये अब आपका 128 में आपको धातु दिए हुए अयस्क दिया हुआ है, मैच करना है, डी हो जाएगा। कॉपर इज अयोर एजुराइट, मैंगनीज इज पायरोलोसाइट, मैग्नीशियम इज मैग्नेसाइट एंड एल्यूमिनियम इज क्रायोलाइट। अब ये रीजनिंग के मैं आपको आंसर्स बता दे रही हूँ। 129 का आपका बी हो जाएगा। आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए इन सबको। 130 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 5 × 2 - 2, 8 × 4 - 8 ऐसे आएंगे। 131 का आपका सी हो जाएगा। 132 का आपका बी हो जाएगा। 133 का आपका आंसर बी हो जाएगा, देख लीजिए इसको। 134 का आपका बी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। 135 का आपका आंसर बी हो जाएगा। 136 का आपका आंसर बी हो जाएगा, बी काफी है। 137 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 138 का बी हो जाएगा और 139 का आपका आंसर सी हो जाएगा और 140 का आपका आंसर यूनिटरी मेथड का है, सी हो जाएगा। तो अब आप बताएं मुझे कि आपका स्कोर क्या रहा, और जो पूछी गई बातें हैं प्लीज कमेंट करते रहें। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। रिविजन इज द की टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। कुल मिलाकर 60 प्रश्न हैं, सभी बहुविकल्पीय हैं। सेगमेंट इसमें बटा हुआ है सिलेबस के हिसाब से। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ से आप देखें विलोम शब्दों से ही शुरुआत होती है। तो पहला वाला है संयमी, उदासीन, संतुष्ट। संयमी, उदासीन और संतुष्ट ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं या समानार्थी हैं। इनका अर्थ एक ही होता है। संयम से रहने वाला ये हर चीज़ के प्रति उदासीन होता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती। और संतुष्ट भी उसी को कहा जाता है। ठीक, अब इसका आपको विलोम ढूंढना है। तो पेटू होगा, इप्सु होगा, मुश्ताक होगा या फिर सभी होगा। असंतुष्ट इसका कायदे से होना चाहिए या फिर असंयमी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे कुछ पर्यायवाची दे रखे हैं। अब इसमें से आपको खोजना है। और पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सभी इसमें होंगे। पेटू, ठीक है। पेटू क्या होता है? जो ज़्यादा भोजन करे, जितना खाए उतने में भी असंतुष्ट रहे और चाहिए होता है उसे, तो वो वाला। इप्सु यानी जिसकी कि इप्सा या जो अभिलाषा है, लालच या लालसा है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो। और मुश्ताक भी उसी को कहा जाता है, तो इसका घ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की पहचान कीजिए। तो मुरादी का अर्थिक होगा, अर्थी का कामी होगा, वांछी का लिप्सु होगा, या सभी गलत है, ये वाला भी हम चुन सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, इसमें अगर आप देखें तो जितना है ना वो सभी गलत दिया हुआ है और इसीलिए हमें घ को चुनना पड़ रहा है। ये आपस में समानार्थी हो सकते हैं। मुरादी मतलब क्या? जिसकी कि कोई मुराद हो, अभिलाषा हो। और अर्थिक का भी वही तात्पर्य हो, जिसका कि कुछ अर्थ हो यानी मनोरथ हो। अर्थी और कामी ये दोनों समानार्थी हैं। कामना करने वाला या अर्थ करने वाला, अर्थात कामना, अर्थ का एक तात्पर्य कामना भी होता है। तो इच्छुक मतलब अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं। वांछी और लिप्सु दोनों का एक ही तात्पर्य है, वांछा करना या लिप्सा करना, मतलब उस चीज़ की आसक्ति करना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सभी आपस में समानार्थी, इसमें विलोम कुछ भी नहीं है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। कदरे और कुमुद दिया है। इसमें विलोम युग्मों में से आपको गलत की पहचान करनी है। तो कदरे का दिया है कुमुद, कफन खसोट का दिया है करमट्ठा, सूम का दिया है सोम और सभी। बताइए इसमें से होगा क्या? और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो इसमें से घ हो जाएगा। जितने दिए हैं वो सभी गलत है।
कदर्य का मतलब क्या होता है? बुरा कार्य या जो कुकर्म होता है उसको कहा जाता है। कुमुद का भी वही शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। वैसे कुमुद जो है वो जो सफ़ेद कमल होता है उसके लिए भी संबोधन होता है, लेकिन यहाँ दोनों का जो तात्पर्य है वो एक है, मतलब बुरे काम से तात्पर्य। कफन, खसोट और करमट्ठा का मतलब क्या होता है? जो मक्खी चूस होते हैं, आखिरी नंबर के जो कंजूस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। सूम ये कंजूस के लिए यूज ही होता है, और सोम का मतलब भी कंजूस होता है। सोम का मतलब चंद्रमा भी होता है और सोम का मतलब कंजूस भी होता है। तो ये सब समानार्थी हैं, विलोम नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। पुण्यात्मा, इस शब्द के लिए आपको विलोम ढूंढना है। तो वैसे तो पापात्मा होगा, मतलब जिसके अंदर पाप हो ऐसी आत्मा। यहाँ पर दिया हुआ है कितव, विलोम आपको ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। कितव दिया है, उठंगल दिया है और आड़क दिया है, सभी का विकल्प भी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसे अगर देखा जाए तो इसका भी घ होगा। कितव मतलब पापी मनुष्य, जो कि कोई भी पुण्य न संचित किया हो बल्कि पाप की पूरी गठरी इकट्ठा किया हो, उसको कहा जाता है। उठंगल भी उसी को कहा जाता है, आड़क भी कहा जाता है। तो इसमें सभी सत्य हैं। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखें। सत्य विलोम युग्म का आपको चयन करना है, अर्थात इसमें जितने दिए हैं उसमें से सही कौन सा है। तो यहाँ दिया है पापधी और पापिष्ट, असित और कौवा, शाबर और विश्वकद्रु, सभी गलत हैं, ये भी दिया हुआ है। तो बताइए। और 5वें का जो सही उत्तर है वो इसमें से हो जाएगा इसका घ वाला। पापधी और पापिष्ट दोनों का मतलब क्या होता है? जो एकदम पापी मनुष्य होता है, आखिरी स्तर का पापी होता है, उसको कहते हैं पापिष्ट और पापधी। असित और कौवा दोनों का मतलब होता है काला। कौवा जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काला, उसके रंग के आधार पर नाम रखा गया, ठीक। तो ख वाला जो है ये आपस में समानार्थी है, विलोम है ही नहीं है। और शाबर और विश्वकद्रु का भी मतलब होता है वही पापी, अधर्मी, अनाचारी, यही इसी से तात्पर्य होता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी गलत है, ये सब पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम नहीं हो सकते। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखिए। मनोनीत ये शब्द है ना, इसके लिए आपको उचित विलोम की तलाश करनी है। तो अनचीता होगा, अलीक होगा, द्विष होगा या फिर सभी होगा। यहाँ जो शब्द हैं उन्हें ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, मतलब सभी। यहाँ देखिए मनोनीत का मतलब क्या होता है? जिसे कि अपने मन से हमने चुन लिया है, मनोनीत कर लिया है, मन से उसे स्वीकारा है, तो उसके बदले में हो जाएगा अनचीता यानी अनचाहा। अलीक मतलब भी होता है अनचाहा। द्विष मतलब भी होता है जिसकी की वांछा या कामना न की गई हो या जिसे नियुक्त न किया गया हो। तो इस प्रकार से ये जितने हैं वो सभी इसके विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। विलोम युग्मों में से जो सही है उसकी पहचान आपको करनी है। तो कैरव का दिया है नीठो, युधान का दिया है रिपु, विप्रिय का दिया है सुप्रिय और विद्विष का दिया है विद्वेषी। अब बताइए कि इसमें से होगा क्या, मतलब कोई एक सही है और वो कौन सा है। तो इसका हो जाएगा विप्रिय का सुप्रिय। देखिए प्रिय शब्द जो है उसमें आपने 2 उपसर्ग जोड़ दिए। प्रिय मूल शब्द है, प्रिय का मतलब प्यारा, अब उसमें आपने सु जोड़ दिया। तो सु उपसर्ग जिसके साथ लगता है उसके गुण में वृद्धि कर देता है, ये आपने जाना होगा। और अगर आपने वी लगा दिया तो विप्रिय का मतलब क्या होता है? जो प्रेम करने योग्य ना हो या जो प्रिय ना हो। ये प्रिय के अर्थ को क्या करता है? उलट देता है। तो सुप्रिय जो है वो उसके मतलब सु जो है वो उसके अर्थ को बढ़ाता है और वी जो है वो उसके अर्थ को और बुरा कर देता है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के विलोम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जितने हैं वो गलत हैं। युधान और रिपु ये दोनों क्या है? समानार्थी हैं, दोनों का अर्थ होता है दुश्मन। कैरव और नीठव का मतलब होता है निष्ठुर, जो संग दिल या पत्थर दिल होता है उसको कहा जाता है। और विद्विष और विदेशी ये दोनों जो है ये द्वेष भाव या ईर्ष्या से संबंधित है, तो दोनों समानार्थी, इसमें एकमात्र यही वाला विलोम। इसके बाद 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए। असुर या दैत्य ये शब्द है ना, इसका पर्यायवाची शब्द होता है जातुधान, ठीक है। यहाँ पर्यायवाची बता दिया गया जातुधान, लेकिन इसका विलोम आपको बताना है। तो अर्थ होगा इलाही होगा, अंबरोका होगा या फिर सभी होगा। तो असुर या दैत्य का क्या होता है? देवता, मूल रूप से हम लोग यही कहते हैं, दैत्य और दानव इस प्रकार से। तो दैत्य और दानव जो होते हैं इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा। अब यहाँ पर देव का आपको समानार्थी या पर्यायवाची खोजना है। तो दिया हुआ है अर्थ, इलाही, अंबरोका और सभी। इसमें सभी हो जाएंगे। अर्थ भी देवताओं को कहा जाता है। अर्थ शब्द का अर्थ धन भी होता है, मतलब भी होता है और देवता भी होता है। इलाही उन्हीं को कहा जाता है। इलाही जो शब्द है ये अरबी का शब्द है। और उसके बाद अंबरोका यानी अंबर के अंदर जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं, मतलब उनका बसेरा वहाँ पर है, तो उनको कहा जाता है। तो देवता जो है वो आकाश में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो यहाँ दिया है रिभु का प्रभु, मतलब गलत युग्म किसका है? विलोम शब्दों का है। तो रिभु जो शब्द है इसका विलोम क्या होता है? प्रभु होता है, ऐसा यहाँ दिया है। अमृतासन का दिया है अशोक, और यहाँ देखें चिन्मय दिया है, उसका दिया है गीरवाण। तो आप बताएं कि इसमें से क्या होगा, गलत कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है इसका घ वाला चुन लेते हैं। इसमें जितने हैं वो सभी गलत हैं।
रिभु और प्रभु ये एक दूसरे के समानार्थी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिभु का जो तात्पर्य होता है वो सज्जन पुरुष से होता है और प्रभु का मतलब भगवान से होता है, ईश्वर से होता है। तो ये एक दूसरे से निकटस्थ हो सकते हैं लेकिन अपोजिट नहीं हो सकते। और अमृताशन और अशोक, अमृताशन का मतलब क्या होता है? जिसने अमृत का प्राशन किया हो, यानी वो अमर हो, और अशोक का भी वही तात्पर्य है। तो इसमें अगर आप देखें चिन्मय और गीर्वाण, तो ये भी आपस में समानार्थी हैं। गीर्वाण ये जो शब्द है ना, ये देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है, और चिन्मय जो शब्द है वो भी देवताओं के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जितने हैं वो समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। इसके बाद 10वें नंबर के अंतिम प्रश्न को विलोम से देख लेते हैं। लोम दिया है, मतलब इसमें पूछा क्या गया है? विलोम शब्द का क्या विलोम होगा? यहाँ विलाम नहीं विलोम होगा। विलोम जो है वो खुद एक शब्द है। अब इसका विलोम क्या होगा बताइए? तो लोम होगा, प्रतिलोम होगा, या दोनों होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं होगा? दोनों हो जाएंगे। आपने वी उपसर्ग जोड़कर लोम का अर्थ खराब कर दिया था। लोम का मतलब होता है सीधा, और आपने वी जोड़ दिया तो हो गया उल्टा, ठीक? तो लोम तो होगा ही। आपने प्रति उपसर्ग जोड़ दिया लोम में, तब भी ये खराब हो गया। प्रति जो उपसर्ग होता है ये भी खराब कर देता है किसी भी शब्द के अर्थ को। तो ये दो उपसर्ग आपने यहाँ पर जोड़ लिए, मतलब वी जोड़ लिया और प्रति जोड़ लिया। तो इसमें आप अलग अलग जो अर्थ है, मतलब जो विपरीत अर्थ है उसको देखते हैं। फिलहाल इसमें से आपको विलोम तलाशना था ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि लोम वाला जो है वही इसका विलोम होगा, प्रतिलोम नहीं होगा। प्रतिलोम का अर्थ तो खुद ही विलोम होता है। प्रति आपने लगाया या वी लगाया एक ही बात है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रति और वी जो उपसर्ग है ना, ये खराब करने वाले उपसर्ग होते हैं, मतलब किसी भी शब्द के अर्थ को उलट देते हैं। तो लोम में आप ये दोनों जोड़कर इसका अपोजिट बना सकते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क हो जाएगा। इसके बाद अब 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर्यायवाची शब्दों का जो क्रम है वो आरंभ होता है। दिया हुआ है अवडेर, ध्यान से देखिएगा। अवडेर दिया है, अवगाह दिया है, झगड़ा दिया है, अवरेब दिया है। ये कुछ शब्द चुने हुए हैं, ये सब समानार्थी। इनका अर्थ क्या होता है? झगड़ा, झंझट, अशांति। तो अब इसका आपको पर्यायवाची तलाशना है। क्या होगा? राढ़ होगा, सजुआ होगा, बुझैती होगा, या फिर कोई नहीं होगा? तो राढ़ होगा। इसको राढ़ कहा जाता है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, राढ़। कहते हैं ना राढ़ फाने हुए। गांव के ये सब शब्द होते हैं, लेकिन ये हमारी हिंदी भाषा में शामिल है, शब्दकोश का हिस्सा है। तो अवडेर, अवगाह, झगड़ा, अवरेब, राढ़, इसका मतलब होता है क्लेश, झगड़ा जो होता है उसको कहते हैं। सजुआ और बुझैती का मतलब समझौता होता है, ठीक? बुझैती और जो सजुआ शब्द है ये यहाँ साझेदारी और समझौते को दर्शाता है, तो इसका क वाला सही। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गलशुंडी, ये जो शब्द है ना गलशुंडी, इसका क्या अर्थ होगा ये बताइए? ये लंगर को कहा जाता है, जिह्वा को कहा जाता है, कौवा को कहा जाता है, या फिर सभी इसमें गलत है? कुछ भी जो सही है वो नहीं दिखाई देता। पर्यायवाची आपको ढूंढना है गलशुंडी का। और 12वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से ग हो जाएगा, कौवा। गलशुंडी इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही तीखी वाणी अपने गले से निकालता है। इसकी आवाज़ जो है वो कर्कश होती है, इसीलिए इसको गलशुंडी कहा जाता है, ठीक? तो इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। बावर्ची खानसामा रसोइयाँ, मतलब जिसे आप कुक कहते हैं, तो इसके पर्यायवाची शब्द को आपको तलाशना है। इसमें दिया है वल्लभ, यहाँ वल्लभ होगा। इसे ध्यान से देखिएगा, ये वल्लभ ही है, ठीक? मतलब इस तरह से अगर आप लिखेंगे ना वल्लभ, यहाँ पे भ लिख दीजिएगा, तो इसका अर्थ पति हो जाएगा। लक्ष्मी वल्लभ, जानकी वल्लभ, अर्थात भगवान राम को जानकी वल्लभ कहा जाता है, तो यहाँ पति तात्पर्य हो जाएगा। और वल्लभ अगर लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ व रहेगा, तो उसका अर्थ होता है रसोइयाँ। इसके बाद रस पाचक, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, आरालिक और सभी। बताइए कि बावर्ची, खानसामे या रसोइये का, या जिसे महाराज भी कहा जाता है, उसका पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा? पहला वाला तो होगा, बाकी दोनों जो है उनको देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा। ये सभी, रसपाचक भी कहा जाता है, आरालिक भी कहा जाता है, वल्लभ भी कहा जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए आगे, जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें कहा गया बधूटी, बधूटी, टीय, दारा, ये सब समानार्थी हैं किसके? कलत्र के, पत्नी के, मौसी के, या क और ख दोनों के? तो कलत्र पत्नी को ही कहा जाता है, तो यहाँ दोनों हो जाएगा, यानी क और ख यहाँ दोनों सही है। मौसी यहाँ कहाँ से आ गई? मौसी जो है उनको जाने देते हैं, ठीक? कलत्र और पत्नी ये दोनों जो है इनको वधूटी भी कहा जाता है, दारा भी कहा जाता है, तीय भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डाहुक जो शब्द है इसका उचित अर्थ आपको बताना है, मतलब पर्यायवाची ढूंढना है। तो डाहुक किसको कहते हैं? कोकिल को कहते हैं, मतलब कोयल को कहते हैं। काक अर्थात कौवे को कहते हैं। बटेर को कहते हैं, एक चिड़िया होती है। चातक जो है वो भी एक चिड़िया होती है, उसको चक्रवाक कहा जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सी चिड़िया का नाम है डाहुक, मतलब उसका पर्याय है? और इसका जो क वाला है वही सही है। इसकी जो आवाज़ है ना वो विरहिणी या जो विरहड़े प्रेमी होते हैं, मतलब प्रेम में चोट खाए आशिक होते हैं, उनको और ज़्यादा चोट पहुंचाती है। बसंत ऋतु में जब कोयल कूकती है तो उनकी जो काम वासना है वो जागृत हो जाती है, तो वो कहते हैं कि डाह रही है, यानी हमें सता रही है, ठीक? तो इसलिए डाहुक कहा गया, कोयल को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते, प्रश्न संख्या 16 को देखिए।
वैभवशाली, अमीर, अयाची। अयाची मतलब क्या, जिसे याचना न करनी पड़े, अर्थात उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा दौलत है, तो ये धनी का ही पर्यायवाची। अब इसका आपको कुछ और पर्याय इसमें से ढूंढना है। तो अर्धपति, यहाँ देखें, ये असल में अर्थपति होना चाहिए था, यहाँ अर्धपति लिखा हुआ है, अर्थपति होगा। अर्थ मतलब होता है संपदा और इसका पति अर्थात स्वामी। ठीक। जरदार, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, तो दोनों सही हैं। जरदार आपने पिछले टेस्ट में भी देखा था, अमीर आदमी को कहा जाता है, तो दोनों इसमें एकदम परफेक्ट है। अर्थपति होगा और जरदार होगा। इसके बाद 17वें नंबर के प्रश्न को देखें, रहबर और रहनुमा, इनका अर्थ क्या होता है? इमाम होता है, दिग्दर्शक होता है, अगुआ होता है, या फिर सभी होता है? बताइए। तो जो 17वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इमाम, दिग्दर्शक, अगुआ, ये सब जो है ये एक मार्गदर्शक को कहा जाता है। ठीक है। रास्ता दिखाने वाला या जो पथ प्रदर्शक होता है उसके लिए हम लोग रहबर का इस्तेमाल करते हैं, रहनुमा का इस्तेमाल करते हैं, इमाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, दिग्दर्शक भी उसी को कहते हैं, दिशा का दर्शन कराने वाला, और अगुआ यानी आगे आगे चलकर रास्ता दिखाने वाला, ये भी उसी के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें घ हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए, ककुब, ये शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अलंग मतलब होता है, या यहाँ देखें और भी शब्द दिए हुए हैं, और कुछ शब्द तो आपस में मिलते जुलते हैं। देखिए यहाँ अलंग को दूसरे ढंग से लिखा है, यहाँ दूसरे ढंग से लिखा है। आजकल यही प्रचलन में है, लेकिन लिखने का सही तरीका क्या होता है? अ लिखते हैं, ल लिखते हैं, उसके बाद अंग्या लिखते हैं और उसके नीचे ऐसे ग लगा देते हैं, या तो अंग्या में हलंत लगाइए। कुल मिलाकर दोनों एक ही शब्द है। इसके बाद दिशा दिया है, तो बताइए अलंग और दिशा में से होगा क्या? इसका मतलब क्या होता है? तो अलंग और दिशा का मतलब भी एक ही होता है, अर्थात दिशा, डायरेक्शन को कहा जाता है ये सब। तो ककुब, अलंग और दिशा ये आपस में पर्यायवाची हैं और इसका हम घ वाला चुन लेते हैं। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न को देखें, बाहुबली। ठीक, बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 कंक्लूजन, तो यहाँ पर मूवी नहीं चल रही है, इसका पर्यायवाची आपको तलाशना है। तो बाहुबली का मतलब क्या है? जिसकी कि भुजाओं में बल हो। जो फिल्म है उसमें भी बच्चे का नाम बाहुबली क्यों रखा जाता है? आपने एकदम शुरुआत में देखा होगा, शिवगामी देवी का वो अंगुली पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, मतलब छुड़ाना आसान नहीं होता है, तो काफ़ी मजबूत भुजाएं रहती हैं, इसलिए बाहुबली। अब यहाँ पर पुंस और पराक्रमी दिया है, वाशकल दिया है और सभी दिया है। बताइए इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची होगा? और इसमें अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लीजिए, ये सभी होगा। देखिए पुंस भी उसी को कहा जाता है, पराक्रमी भी कहा जाता है, वाशकल भी कहा जाता है, मतलब ऐसा योद्धा जो कि अपनी बाहुबल पे, अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता हो, यानी सामर्थ्यवान हो। जब विश्वास रखेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी भुजाएं बहुत मजबूत हैं, उसके हाथों में ताकत। तो मनुष्य की वास्तविक ताकत उसके हाथों में ही होती है, ये सही बात है। तो बाहुबली इसका सही जो घ वाला है वो हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कंवल या पीलिया रोग। कंवल को ही पीलिया रोग कहा जाता है, कंवल एक कमल को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो पीलिया रोग है यानी जॉन्डिस है उसकी बात हो रही है। तो आप बताइए कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? पीलिया रोग को और क्या कहते हैं? कपिंजल कहते हैं, पांडुरोग कहते हैं, आंत्रशोथ कहते हैं, या फिर क और ख अर्थात कपिंजल और पांडुरोग कहते हैं? बताइए। और 20वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ग वाला, माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है इसमें से इसका ख वाला हो जाएगा पांडुरोग। कंवल, पीलिया और पांडुरोग ये तीनों शब्द जो है ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। इसका मतलब होता है वही पीलिया की जो बीमारी होती है, लिवर में गड़बड़ी आ जाती है और उसके बाद पूरा शरीर जो है वो पीला हो जाता है। क्यों पीला होता है वो मेडिकल साइंस है, यहाँ पर हिंदी के शब्द हम देख रहे थे। कपिंजल का अच्छा मतलब क्या होता है? तो कपिंजल का मतलब होता है मस्तिष्क शोथ, मतलब जो दिमाग होता है ना ऐसे मस्तिष्क, उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसकी सुरक्षा के लिए आवरण होता है, उसी में इन्फेक्शन हो जाता है विषाणु का, तो सूजन आ जाती है और बाद में जब गहरा वहाँ रोग हो जाता है तो जगह जगह छेद बनने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, तो उसको कपिंजल कहते हैं। घातक रोग होता है, मनुष्य अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आंत्रशोथ का मतलब क्या होता है? ये आंतों का क्षय रोग होता है, जो हमारी आंतें होती हैं उनमें लगने वाला ये टीबी का रोग यानी क्षय रोग होता है। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ पांडु रोग होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 को देखिए। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्रम आरंभ होता है। तो इसमें कहा गया रह रह कर धीरे धीरे हिलने या कांपने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? मतलब रुक रुक कर कांप रहा है, तो इसे कपकपी कहेंगे, जड़ैया कहेंगे। जड़ैया जो शब्द है, जाड़ा लगता है तो आदमी कांपने लगता है। और यहाँ देखें ये इंगन लिखा हुआ है, ये कहेंगे, या फिर स्पंदन कहेंगे? बताइए। तो कपकपी जो है वो लगातार होती है, ठीक है, उसमें कांपने की जो क्रिया होती है वो लगातार ऐसे ऐसे होती है जब तक होती है। जड़ैया का मतलब क्या है? जाड़ा लग रहा है तो उसमें भी लगातार कांप रहे हैं। लेकिन इंगन जो शब्द होता है ना, इसका मतलब होता है कि रह रह कर धीरे धीरे हिल रहा है या कांप रहा है, मतलब रुक रुक कर वो प्रक्रिया हो रही है और धीमी गति से हो रही है, तो इसका ग वाला सही है। स्पंदन का मतलब एक क्रमवार तरीके से उठने और गिरने वाली जो प्रक्रिया होती है, सांसों का स्पंदन, इसका ग सही था। इसके बाद नेक्स्ट, अदालत में पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनकर सत्य असत्य का निर्णय करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे इनफिलास कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है, फैसला कहा जाता है, या फिर सभी कहा जाता है? तो फैसला तो निसंदेह कहा जाएगा, लेकिन बाकी तो दोनों जो शब्द दिए हैं उसको देख लीजिए एक बार। और इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हैं। इनफिलास भी कहा जाता है,
और अधिगम भी कहा जाता है, फैसला तो कहते ही हैं, घ वाला हो जाएगा। ठीक, निर्णय सुनाया न्यायाधीश ने। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखें, जिसने प्रयत्न करके कार्य या उद्देश्य को सिद्ध कर लिया। प्रयास किया था और उससे कार्य या उद्देश्य सिद्ध हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अर्धुक कहेंगे, सिद्धकामी कहेंगे, प्रयत्न साधी कहेंगे, या फिर कोई नहीं होगा? बताइए। और 23 का जो राइट आंसर है वो क हो जाएगा, सिद्धकामी, यानी अपनी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, ये व्यक्ति इसका तात्पर्य होगा। लेकिन क वाला जो है ना, अर्धुक, अर्धुक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने कि प्रयास करके अपने उद्देश्य को सिद्ध किया हो। एग्जैक्टली यही शब्द होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, धातु का बना हुआ पतला सूचीबाण जो कि विषबुझा होता था उसे कहा जाता था। सूचीबाण, ये पिछले टेस्ट में मैंने बताया है कि बड़े बारीक होते थे, मतलब किसी चीज़ की आंख को भी भेद सके, चिड़िया की चोंच के अंदर जाकर प्रहार कर सके, कुत्ते के मुंह में भरे जा सके, इस प्रकार के महाभारत काल के बाण होते थे, उनको सूची बाण कहा जाता था। एकलव्य जो था वो द्रोणाचार्य के कुत्ते के, मतलब द्रोणाचार्य ने एक शिकारी कुत्ता पाल रखा था जो कि राजकुमारों के साथ साथ रहता था और उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने में वो मदद करता था, मतलब वो शिकार को पकड़ कर लाता था, ये तात्पर्य था। तो एकलव्य ने क्या किया कि बाण चलाकर उस कुत्ते का पूरा मुंह भर दिया सफाई से। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये सूची बाण होते हैं, बारीक होते हैं, लेकिन उनके नोक पर विष लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो बाण होता है उसको क्या कहा जाता है? शिखंडी कहा जाता है, नाग पुष्पक कहा जाता है, ताम्रचूड़ कहा जाता है, या कुलंग कहा जाता है? बताइए। तो 24 जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा क वाला, शिखंडी कहा जाता है। ठीक, शिखंडी जो संबोधन है ना, ये मोर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और महाभारत के ही समय में, मतलब द्वापर युग में, एक मतलब अर्ध पुरुष जो व्यक्ति था, मतलब वो पिछले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी उसके अंदर स्त्रीयोचित गुण रहते हैं। द्रौपदी का वो भाई रहता है, तो उसके ऊपर फिर भीष्म पितामह जो है वो प्रहार नहीं करते हैं, वो कहानी है, तो उसको भी शिखंडी कहा जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यहाँ सूची बाण से भी होता है जो कि विषबुझा हो। ठीक, और नाग पुष्पक का मतलब क्या होता है? ये कोहड़े को कहा जाता है, कोहड़े का पर्यायवाची है। ताम्रचूड़ किसको कहते हैं? तो ताम्रचूड़ जो है वो मुर्गे को कहते हैं। कुलंग मतलब जो कुल नाशन व्यक्ति हो उसको कहा जाता है, कुल का लांछन। इसका क वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 को देखिएगा। 1000 फणों वाला सर्प, मतलब एक ऐसा सर्प है जिसके कि 1000 फन है और जिसके फन पर या जिसके कि मस्तक पर पृथ्वी टिकी हुई है, ये पौराणिक मान्यता है। तो इसका एक शब्द में अर्थ क्या होगा? बताइए। 1000 फन उस सर्प के पास है और उसके फन पे ही पृथ्वी जो है वो टिकी हुई है, ऐसा माना गया है। तो ये शेषनाग को कहा गया है, धरणीधर को कहा गया है, सहस्त्र फन को कहा गया है, या कोई नहीं? बताइए। तो 25 का जो राइट आंसर है, ध्यान से पहले देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धरणीधर। देखिए, शेषनाग धरणीधर का ही समानार्थी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली इस शब्द के मुताबिक शब्द को चुनना है। माफ कीजिएगा, इस वाक्य के मुताबिक शब्द को चुनना है। वाक्य में जिस प्रसंग के हिसाब से नाम लिया जाए ना, उसी प्रसंग के हिसाब से आपको शब्द चुनना है। तो पृथ्वी को टिकाए हुए, मतलब अपने सिर पर पृथ्वी को धारण करने वाला, धरती को धारण करने वाला, तो वो कौन होगा? धरणीधर होगा, और धरणीधर ये शेषनाग को ही कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 10 शताब्दियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? पहले तो शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी जिसे आप कहते हैं, वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। देखिए, अब्द का मतलब होता है एक साल का समय। अब्द जो यहाँ शब्द है ना, ये इसका मतलब क्या होता है? 1 साल का जो समय होता है या 1 वर्ष जो होता है उसको 1 अब्द कहते हैं। और जब 100 वर्ष मिल जाते हैं तो उसको शत मतलब 100 और अब्द मतलब वर्ष, तो 100 वर्षों का समय अर्थात शताब्दी। अब यहाँ कहा गया है कि 10 शताब्दियों को आपस में मिला दिया गया है, तो उसको कहेंगे क्या? उसे सहस्त्राब्दी कहेंगे, शतश्रेषी कहेंगे, अब्द दश कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे? बताइए। तो 26 का सहस्त्राब्दी हो जाएगा। सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000, और अब्दी मतलब वर्षों वाली, तो यहाँ पर 1000 वर्षों का समय यानी सहस्त्राब्दी। बाकी जो है वो यहाँ गलत है। इसके बाद 27 को देख लेते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये जो शब्द है ना, इनके लिए वाक्य क्या होगा? अतिवृष्टि और अनावृष्टि 2 अलग अलग शब्द हैं, तो इनके लिए 2 वाक्यांश आपको ढूंढने होंगे, और वैसे ही पेयर में नीचे आंसर भी दिया है। जरूरत से ज़्यादा बारिश, ये अतिवृष्टि को कहा जाता है। अनावृष्टि का मतलब होता है कि बरसात रुक रुक कर हो रही, या फिर अतिवर्षा और न्यून वर्षा होता है, भारी वर्षा और शून्य वर्षा होता है, या जरूरत से ज़्यादा बारिश और बारिश का अभाव होता है। इसमें से होगा क्या? बारीक बारीक अंतर है शब्दों के बीच में, ध्यान से देखिएगा। और 27 का जो राइट आंसर है वो इसमें से घ हो जाएगा। जरूरत से ज़्यादा बारिश जब होती है तो उसको अतिवृष्टि कहते हैं, ठीक है। और जब बारिश होती ही नहीं है, अभाव उसका हो जाता है, तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। बरसात थोड़ी थोड़ी होती तब तो बात दूसरी होती, एकदम बारिश नहीं होती है तो उसको अनावृष्टि कहते हैं। इसके बाद 28 को देखें। तोता चश्म, तोता चश्म ये पुराना शब्द है, अभी हमने पिछले टेस्ट में यूज़ किया था। तो इसका मतलब क्या होता है? अवसरवादी या दलबदलू को कहा जाता है, बेवफा को कहा जाता है, तोते की तरह आंखें फेर लेने वाला जो होता है उसको कहा जाता है। आपने तोता पाला होगा या तोते को नज़दीक से देखा होगा, तो उसे आप बुलाइए ना तो वो अपना बोल के और आंखों को घुमा लेगा, पलक झपका झपका के देखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन फिलहाल और काट भी लेगा, अगर असावधान रहेंगे और वो कटाहत होता है तो काट लेगा। तो कुल मिलाकर वो अवसरवादी होता है और ये वफादार नहीं होते, कुल मिलाकर ये बात, धोखेबाज होते हैं।
क्योंकि ये लौट कर वापस नहीं आते, अधिकतर मामलों में ये देखा जाता है। तो 28 का राइट आंसर इसमें से होगा क्या? देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा घ वाला सभी। अवसरवादी जो होता है उसको तोता चश्म कहा जाता है, वो दल बदलू भी हो सकता है, दल बदल लिया अवसर देखकर। बेवफा भी उसी को कहते हैं, वफादार नहीं है, तोते की तरह आंखें फेर लेने वाला। ये सीधा सीधा इसका अर्थ होगा तोता चश्म। चश्म का मतलब होता है आंखें। फिलहाल ये सभी होगा। इसके बाद 29 को देखें, किसी बड़े प्रशासनिक तंत्र का जो विन्यास क्रम होता है उसको क्या कहा जाता है? कोई बड़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें एक विन्यास क्रम व्यवस्थित किया गया है, सीक्वेंस बनाया गया है, तो उसको कहेंगे क्या? अमल गुजारी कहेंगे, सिलसिला कहेंगे, निज़ाम कहेंगे, या फिर कुछ नहीं कहेंगे इसमें से? तो 29 का क्या हो जाएगा? निज़ाम हो जाएगा। जो लंबा विन्यास क्रम होता है ना, उसी को निज़ाम कहा जाता है। वो व्यवस्था जो होती है उसको निज़ाम कहा जाता है। हालांकि निज़ाम एक पद भी होता था, और हैदराबाद के निज़ाम आपने सुना होगा, लेकिन वो पद भी वहीं से निकल कर आया है। एग्जैक्टली इसका मतलब यही होता है। इसके बाद 30वें नंबर के अंतिम वाक्यांश वाले प्रश्न को देखते हैं। पैरों तले रौंद देना। ठीक, अब ये एक वाक्य है, इसके लिए शब्द एक इस्तेमाल करना है। क्या होगा? पद दलित होगा, तबाही होगा, पामाली होगा, या फिर क और ग दोनों सत्य हो सकते हैं, यानी पद दलित और पामाली दोनों। बताइए इसमें से क्या होगा? तो तबाही का मतलब तो बर्बादी होता है, तो वो हो नहीं सकता। पद दलित हो सकता है, दलित मतलब होता है कुचला हुआ, दला गया, यानी उसे कुचल दिया गया है, और पद मतलब पैरों के नीचे, तो ये सही है। और पामाली का भी वही तात्पर्य होता है, तो इसमें क और ग दोनों सत्य हैं, इसका घ हो जाएगा। इसके बाद अब नेक्स्ट यानी 31वें प्रश्न से हम देखते हैं तद्भव तत्सम को। तो यहाँ शुरुआत होती है किंचित कश्चित, ये शब्द दिए हैं ना, किंचित दिया हुआ है, ध्यान से देखें, और कश्चित दिया है। अब ये तत्सम शब्द है, देखकर मालूम हो रहा है। अब इसमें तद्भव शब्द इसके लिए क्या होगा बताइए? तो इनका मतलब क्या होता है ओवरऑल ये देखना है। तो कुछ होता है, कितना होता है, कौन होता है, या इसमें से कोई नहीं होगा? बताएं। देखिए इसका घ हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। कश्चित, देखिए किंचित या कश्चित का मतलब होता है कोई। यहाँ पर कोई का जो विकल्प है वो दिया नहीं था। कुछ, कितना और कौन, ये जो संबोधन है ना, ये इस्तेमाल नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या होता है? कोई। तो इसका घ चुन लेते हैं। इसके बाद 32वें नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से सही का चयन आपको करना है। तो यहाँ दिया है कक्कड़, ध्यान से देखिएगा, कक्कड़ दिया है, और उसका दिया है करकर। ठीक, इस प्रकार से दे रखा है। इसके बाद कुपच दिया है और उसका कर्षण दिया है। कोश दिया है, और मतलब यहाँ जो तालब विषय है वो है, और यहाँ मूर्धन्य श का इस्तेमाल किया है। तो बताएं इसमें से क्या सही होगा? और 32वें का जो राइट आंसर है वो क हो जाएगा, मतलब कक्कड़ और करकर जो दिया है ना वो सही। ये जो पथरीला जगह या पथरीला स्थान होता है उसको कहा जाता है कक्कड़, कंकड़ीला, और उसका जो शुद्ध रूप है मतलब तत्सम रूप है वो करकर होता है। बाकी जितने हैं वो गलत है। कुपच्चे का कुपाच्य होता है, ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। कर्षण जो है ये कसैले को कहा जाता है। कोश और कोश जो दिया है ये इसमें गड़बड़ है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। 33वें को देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चयन आपको करना है। तो किनकी का कणिका होता है, कटहल का कंठफल होता है, कंकड़ का करकर होता है, और कोई नहीं। बताइए। तो 33 इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें तो सभी सही है। किनकी या कणिका जो अनाज के कण होते हैं ना, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उसको कहा जाता है। कटहल को कंठफल कहते हैं, उसको आप देखेंगे तो चारों ओर जो जैक फ्रूट होता है उसमें कांटे होते हैं। और कंकड़ को करकर कहा जाता है, अभी पीछे आपने देखा था, तो इसका घ वाला हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद 34वें को देखते हैं, कर्तव्य। कर्तव्य का तत्सम आपको ढूंढना है, मतलब कर्तव्य शब्द जो है वो तत्सम है असल में, इसका तद्भव आपको ढूंढना है। तो क्या होगा? कारज होगा, करतूत होगा, करनी होगा, या फिर सभी होगा? देखिए 34 का जो राइट आंसर है वो करतूत हो जाएगा। कर्तव्य भी होता है और करतूत भी होता है, ये दोनों जो है ये तद्भव शब्द है, इनका शुद्ध रूप है कर्तव्य। इसके बाद आगे बढ़े। कारज मतलब क्या होता है? कार्य, और करनी मतलब कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कच्छ वनस्पति क्षेत्र। ध्यान से देखें, कच्छ वनस्पति क्षेत्र गुजरात की संपदा है। कच्छ का रण, नमक का रेगिस्तान, ये आप देखें। अब इसमें बताइए कि तत्सम शब्द जो दिया है इसका तद्भव क्या होगा? मतलब जो कच्छ शब्द है ना वो तत्सम शब्द है असल में, इसका तद्भव आपको तलाशना है। तो कक्ष होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, या कछार होगा, या कोछार होगा, या मैंग्रोव होगा। मैंग्रोव भी यहाँ आ गया। तो जो 35वां है ना, इसका राइट आंसर इसमें से देख लीजिए, कछार हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो पर्यावरण पढ़कर आए रहेंगे, इन्वायरमेंट, तो वो मैंग्रोव पर लगा देंगे कि भैया वहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं। अभी हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल की पढ़ी थी, तो वही लगा देते हैं, सही होगा। ऐसा नहीं है, ये हिंदी है ना, तो इसमें आपको तद्भव तत्सम के रूप में ही देखना है, ये कछार हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। कक्ष मतलब क्या होता है? कमरा। कोछार कोई शब्द नहीं होता है, और मैंग्रोव ये पर्यावरणीय शब्द है। 36वें को देखिए, कदुष्ण। ये शब्द आप देख रहे हैं, कदुष्ण, ये अर्ध तद्भव रूप में, मतलब अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव आप इसे कहिए। अब इसका आपको बताना क्या है, ध्यान से देख लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कदुष्ण शब्द है ये अर्ध तद्भव रूप में किस प्रकार का दिखाई देगा, या इसका जो अर्थ है वो तद्भव रूप में किस प्रकार का दिखाई देगा, ये आपको तलाशना है। तो कदम्ब होगा, कद्दू होगा, कुनकुना होगा, या कई होगा। कदुष्ण तो कुनकुना होगा। असल में कदुष्ण जो शब्द है ये अर्ध तत्सम है खुद ही,
ये पूर्ण तत्सम नहीं है। लेकिन इसको अगर आप अलग अलग करके देखें तो कद मतलब होता है थोड़ा, कहते हैं ना कदाचित, थोड़ा सा, मतलब थोड़ी की मात्रा उसमें रहती है। तो कद और उसके बाद उष्ण, उष्ण मतलब गर्म, तो थोड़ा सा गर्म अर्थात कुनकुना या गुनगुना जो होता है उसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। काटी शब्द का काटी शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम आपको तलाशना है। तो कर्ती होगा, कर्त्री होगा, काठी होगा या फिर सभी होगा। और 37 का जो आप देख रहे हैं राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, देख लीजिए पहले, कर्त्री हो जाएगा। ठीक है, काटी या कर्त्री, काटने वाली जो चीज़ होती है खासतौर पे कैंची के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कर्त्री कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखें 38, कांच किस प्रकार का शब्द है? कांच जो है ये देशी, विदेशी, तद्भव, तत्सम, इसमें से है क्या? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव। कांच होता है, कांच जो है ना वो यहाँ देख रहे हैं आप, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तद्भव शब्द है, कांच होता है असल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कलेवा, कलाई, कीड़ा, कठपुतली, ये शब्द है ना, कलेवा, कलाई, कीड़ा, कठपुतली सभी क से है। इसमें ये किस प्रकार के शब्द हैं ये आपको बताना है। ये तद्भव शब्द है, अर्ध तत्सम है, विदेशी है या अपभ्रंश है, बताइए। तो जो 39 है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा क वाला, ये तद्भव शब्द है। कलेवा, कलाई ये सब जो है ये तद्भव शब्द के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कज्जल शब्द का उचित तत्सम आपको चुनना है। तो काज होगा, काजल होगा, काजू होगा या फिर सभी गलत है, ये भी हो सकता है। और इसका जो राइट आंसर है वो काजल हो जाएगा। कज्जल का जो तद्भव रूप होता है, असल में यहाँ उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे तत्सम नहीं होना चाहिए था, तद्भव होना चाहिए था। मतलब आपको देखना ये है, कज्जल जो है वो तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव ढूंढना है, तो काजल हो जाएगा। काज और काजू जो है ये नहीं होंगे इसमें से। इसके बाद आगे चले, प्रश्न संख्या 41 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि विशेषण और विशेष्य का यहाँ से क्रम स्टार्ट होता है। आपको गिनकर बताना है कि कितने विशेष्य इसमें है। विशेष्य उन पदों को कहा जाता है जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम होते हैं, और उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द या पद होते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ये सामान्य सी बात है। तो ये कविता दी है, मतलब काव्य पंक्ति दी है, इसमें से आपको विशेष्यों की संख्या अर्थात संज्ञा और सर्वनामों की संख्या गिननी। कविता कुछ इस प्रकार से है, मैं चक्र सुदर्शन आज धरूं, गांडीव अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही कर्ण आज आतंक हमारा मानेगा। ये कौन कह रहा है ये आप देखकर समझ सकते हैं। मैं चक्र सुदर्शन आज धरूं अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि अगर आज मैं सुदर्शन चक्र को भी धारण कर लेता हूं और अर्जुन तुम अगर गांडीव को भी तान लेते हो, यानी एकदम लेकर तैयार हो जाते हो, तब भी कर्ण जो है वो हमसे डरने वाला नहीं है, क्योंकि आज उसका दिन है। आज वो एकदम सिर पर कफन बांध कर आया है और लड़ रहा है, ये चीज़। अब आपको ये बताना है कि इसमें विशेष्य कितने, तो पहले गिन लीजिए। ये तो विकल्प है यहाँ दिया हुआ है, घ वाला विकल्प है जिसमें कहा है कि सभी गलत है। देखिए इसमें गिनते, तो मैं पहले दिया है ना, ये सर्वनाम है, एक हो गया। उसके बाद चक्र, सर्वनाम जो होता है वो विशेष्य होता है, चक्र क्या है, ये संज्ञा है, तो ये दूसरा हो गया। इसके बाद सुदर्शन, ये तीसरा हो गया, मतलब ये तीनों इसमें संज्ञाएं, ये दोनों संज्ञाएं हैं और ये सर्वनाम है। आज शब्द जो है वो अव्यय है, ये ना तो संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना क्रिया है, ये अव्यय है, तो इसको छोड़ देते हैं। धरू, ये क्रिया है, धरू मतलब क्या, धारण करना, तो ये क्रिया हो गई, इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद गांडीव अगर तू तानेगा, गांडीव जो है ये भी नाम है, धनुष का नाम है, तो ये संज्ञा हो गई, 4 विशेष्य मिल गए। इसके बाद अगर जो शब्द है ये एक तरह का संयोजन है, इसको आप कंजक्शन कहते हैं, तो ये भी इसमें नहीं आएगा, मतलब विशेष्य में तो नहीं गिना जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद तू जो है वो सर्वनाम है, तो एक और विशेष्य हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद और जोड़ लेते हैं, तो इसमें आप देखें तानेगा क्रिया है, तो उसको भी जाने देते हैं। तब भी शायद ही कर्ण आज आतंक हमारा मानेगा, तो तब भी ये अव्यय है, शायद जो है वो भी अव्यय है। और कर्ण जो है ये नाम है, व्यक्ति का नाम है, तो इसमें आप देखिए ये संज्ञा है, ये भी एक विशेष्य के तौर पे दिखाई देगा। आज जो है वो अव्यय है, तो उसको छोड़ देते हैं। आतंक जो है वो संज्ञा शब्द है, तो उसको जोड़ लेते हैं। हमारा मानेगा, हमारा जो है वो सर्वनाम है, तो वो भी जुड़ेगा। और मानेगा ये क्रिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर विशेष्यों की संख्या कितनी है, 8 है। अब इसमें खोजिए जरा, देखिए 8 विशेष्य हैं कहीं पर, नहीं दिया है, तो इसका घ वाला चुन लेते हैं। विशेष्यों की संख्या यहाँ पर 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही विशेषण गिनने के लिए रहेगा तो उसको भी गिन लेंगे। हर शब्द को अलग अलग लिख लीजिए और उसके बाद उस शब्द पर विचार करिए कि वो है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है कि क्या है। अलग लिख लेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 42 को देखिए। यहाँ भी एक कविता की छोटी सी पंक्ति है और उसमें से आपको विशेष्यों की संख्या गिननी है। पीछे हमें क्या करना था, यहाँ भी विशेष्य गिनने थे और यहाँ भी विशेष्य ही गिनने। तो इसमें देखकर बताइए, पहले कविता को देख लीजिए। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। ये यशोधरा और राहुल के बीच का संवाद है। यशोधरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी रहती हैं और राहुल उनका पुत्र रहता है। जिस रात को राहुल का जन्म होता है उसी रात गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। और जब राहुल बड़ा होता है तो वो अपनी माता से प्रश्न पूछता है कि पिता कहाँ पर है,
और पिता के बचपन की कहानियाँ या उनका जो युवावस्था का क्रम था उस समय वो क्या क्या करते थे वो हमें बताओ। तो वही कहानी सुनाने के लिए कह रहा है, यशोधरा से जिद कर रहा है। ये मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य है और इसमें यशोधरा की व्यथा को दर्शाया गया है कि गौतम बुद्ध तो सन्यासी हो जाते हैं, कटोरा लेकर घूमने लगते हैं, लेकिन यशोधरा का बाद में क्या होता है। तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाना यहाँ पे दर्शाया गया। बुद्ध महान हो सकते हैं लेकिन ये भी सत्य है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया था। खैर देखिए यहाँ पे राजा था या रानी, अब बताइए इसमें से विशेष्य कौन सा है। तो 42वें को देख लीजिए, इसमें कौन कौन सा होगा। माँ, माँ जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है और संज्ञा है, ठीक है। तो पहला हमें विशेष्य मिल गया। कह एक कहानी, कह जो है वो क्रिया है कहना। एक, एक क्या है, ये विशेषण है। एक जो है वो संख्यावाचक विशेषण है तो इसको भी जाने देते हैं, विशेषण हमें नहीं चाहिए। कहानी, कहानी जो है वो स्त्रीलिंग है और संज्ञा है तो एक और विशेष्य हमें मिल गया। राजा था या रानी, तो था और या यहाँ पे अव्यय की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन राजा जो शब्द है ये क्या है, विशेष्य है, मतलब संज्ञा है, और रानी जो है वो विशेष्य है। तो इसमें कुल मिलाकर कितने विशेष्य हुए, 4। और इसमें 4 कहीं दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और कोई नहीं दिया है, तो कोई नहीं वाले को चुन लीजिए। वैसे संख्या कितनी है, 4। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखिए। इच्छा शब्द से बनने वाले विशेषण, इच्छा क्या है, वो विशेष्य है, उससे बनने वाला विशेषण आपको तराशना है। तो ऐच्छिक होगा, इक्षु होगा, इष्ट होगा या क और ग दोनों होगा। तो इसमें अगर आप देखें तो क और ग दोनों होगा, ऐच्छिक भी होगा और इष्ट भी होगा, लेकिन इक्षु नहीं होगा। इक्षु का मतलब जानते हैं क्या होता है, गन्ना, उसको कहा जाता है इक्षु, और उसी का बिगड़ा रूप है ईख, गन्ने को ईख भी कहा जाता है, तो वो अलग हो जाएगा। ऐच्छिक और इष्ट जो है ये इच्छा शब्द से बनने वाले 2 विशेषण हैं, तो हम घ वाले को चुन लेते हैं। 44वें को देखिए, इसमें से जो विशेषण विशेष युग्म है गलत का चयन आपको करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण इधर दिया हुआ है और विशेष्य इधर दिया है। आदृत है और आदर है, मतलब आदर शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है, आदृत है। आत्मा से बनने वाला विशेषण आत्मीय है। काम से बनने वाला, यहाँ पे कामी से बनने वाला विशेषण जो है वो काम है, ऐसा लिखा हुआ है, और घ वाले में कहा है कि सभी सही है। तो बताइए इसमें से गलत क्या है। और जो 44वां आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से होगा क्या, देख कर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग वाला हो जाएगा। वो देखकर मालूम हो रहा है उल्टा हो गया है असल में, ये वाला ना कामी इधर होना चाहिए था। काम जो है वो एक शब्द है, मतलब ये विशेष्य है। काम अर्थात इच्छा, जो वांछा होती है उसको कहा जाता है, और उससे ग्रस्त जो व्यक्ति है उसको कामी कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये विशेषण है, ये विशेष्य। यहाँ उल्टा दिया था तो ग को चुन लिया। इसके बाद 45वें को देखिए, कंठ शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा होगा। तो यहाँ पे कंडीला लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये कंडीला नहीं है बल्कि कंठीला है, ठीक है। यहाँ पे ड की जगह पे ठ होगा, कंठीला। कंठीला कंठ है, कंठहार, क और ख दोनों, बताइए। तो इसमें हो जाएगा घ वाला, क और ख दोनों सत्य हैं। इसमें अगर आप देखें तो कंठीला और कंठहार, माफ कीजिएगा, कंठीला और कंठ, ये दोनों कंठ से बनने वाले विशेषण हैं। कंठ से बना हुआ है, उसमें ईला प्रत्यय जोड़ दिया गया तो कंठीला बन गया, और उसमें उसको कंठ से संबंधित अर्थात कंठे हो गया। कंठहार जो है वो संज्ञा है, विशेष्य है। कंठ का हार या गले की जो माला, नेकलेस होता है, उसको कहा जाता है। तो इसका घ हो जाएगा, क और ख दोनों। इसके बाद 46 को देखते हैं, चिंता शब्द से बने हुए विशेषण कौन से हैं। चिंत्य, चिंतनीय, चिंतित या सभी। चिंता एक विशेष्य है और उससे बनने वाले विशेषण आपको बताने। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, पहले देख लीजिए अच्छे से। इसका घ वाला, जितने हैं वो सभी चिंता से बनने वाले विशेषण हैं। चिंता शब्द से चिंत्य भी बन सकता है, चिंतनीय भी बन सकता है, चिंतित भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। यहाँ पर सही युग्म की आपको तलाश करनी है, यानी विशेषण विशेष्य दिया हुआ है। विवाद्य और विवादी दिया है, ठीक है। विवादी जो शब्द है उसी से बनाया हुआ है विवाद्य। वियोगी से वियुक्त बनाया गया है, विस्तीर्ण से विस्तृत बनाया गया है, ऐसा दिया हुआ है। और कोई भी इसमें से सही नहीं है, ये भी दिया है। तो बताइए कि सही कौन सा है। ये है 47 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें से कोई भी जो है वो सत्य नहीं है। असल में हम लोग विशेषण विशेष्य युग्म को देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि युग्म में दोनों विशेषण दे देता है या दोनों विशेष्य दे देता है, तो भी गलत हो जाता है। यहाँ देखें, विवाद्य और विवादी, ये दोनों विवाद से बनने वाले विशेषण हैं, दोनों विशेषण। वैसे ही वियुक्त और वियोगी, ये दोनों जो है ये वियोग से बनने वाले विशेषण, दोनों विशेषण हैं। यहाँ विस्तृत और विस्तीर्ण, ये विस्तार से बनने वाले विशेषण। विस्तार जो शब्द होता है वो संज्ञा होता है, उसी से बनाया गया है विस्तृत और विस्तीर्ण। तो इसमें कोई भी सत्य नहीं है, जितने हैं वो सभी विशेषण दे रखे हैं, युग्म तो इसमें है ही नहीं है। इसके बाद 48वें को देखिए, वंदनीय। वंदनीय क्या है, एक विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष्य क्या होगा बताइए। वंद्य होगा, वंदना होगा, वंद होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए 48 का जो राइट आंसर है, ध्यान से पहले देखिए इसे, वो वंद्य है। वंद्य एक विशेषण विशेष शब्द है, मतलब ये संज्ञा है, पुल्लिंग है और संज्ञा है, उसी से बना हुआ है वंदनीय। ठीक, वंद्य ये संज्ञा शब्द है, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद 49 को देखते हैं, विधान का विशेषण आपको बताना है। तो विधि होता है, विहित होता है, विधानिक होता है, या फिर ख और ग दोनों होते हैं, बताइए। ये है 49 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको खोजना है। यहाँ पर असल में विधानिक नहीं होगा, ये वैधानिक होगा, थोड़ी सी वर्तनी की गड़बड़ है। वैधानिक होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। वैधानिक चेतावनी आप तंबाकू के पैकेट पर देखते हैं। तो बताइए, और 49 का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें ख और ग दोनों सत्य हैं। विहित और विधानिक मतलब वैधानिक, विहित और वैधानिक ये विधान शब्द से बनने वाले विशेषण है। विधि एक अलग चीज़ है, ठीक है, विधि जो है वो दूसरा चीज़ है, मतलब ये विशेष्य है खुद। इसके बाद आगे चलते हैं। 50वें नंबर के प्रश्न को देखें। गलत की तलाश आपको करनी है और इसमें गलत किस आधार पर देखेंगे तो वही विशेषण विशेष युग्म है। वियोग से बना हुआ है वियुक्त, स्वादु से बना हुआ है स्वाद, छीड़ से बना हुआ है क्षय, इस प्रकार से लिखा है, और कोई नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें क्रम देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये देखें कि एक विशेषण होना चाहिए, दूसरा विशेष्य होना चाहिए। तो इसमें सही है अथवा नहीं। स्वाद से स्वादु बना, वियुक्त और वियोग जो है ये आपस में विशेषण विशेष्य हो गए, ठीक है। वियोग क्या है, ये विशेष्य हो गया और वियुक्त उसका विशेषण हो गया। उसी प्रकार से क्षय और क्षीण हो गया। तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है, पेयर जो है वो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद अब नेक्स्ट वर्तनी वाला जो क्रम है वो शुरू होता है। 51 से लेकर 60 अंत तक यही रहेगा। यहाँ सही वर्तनी वाला शब्द आपको तलाशना है। तो दिया हुआ है पिशाचिनी, जगत जननी, दृष्टव्य, दृष्टव्य नहीं लिखा है, द्रष्टव्य लिखा है, और गरुण लिखा है, बताइए। और 51 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा द्रष्टव्य, एकमात्र वही सही। द्रष्टव्य जो लिखा है ना यही सही। पिशाचनी होता है, मतलब यहाँ पे पिशाचनी ऐसे लिखेंगे, ये तालव्य श रहेगा और च रहेगा, फिर नी रहेगा, च पे कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो यहाँ लगा दिया है वो गलत हो गया है। जगत जननी होता है, द लगाते हैं ना, इसको दोनों को जोड़ देते हैं। और नहीं तो ऐसे ही लिखना है तो बीच में डैश लगाइए, फिर समास के रूप में लिखिए, वो काम कर सकते हैं। जोड़ेंगे तो बीच में त हट जाएगा, द आ जाएगा, जगत जननी। द्रष्टव्य सही लिखा है, द्र रहेगा, दृष्टव्य नहीं होता है, ठीक। और गरुण ऐसे नहीं लिखते हैं, गरुण नहीं होता है, गरुण होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये बड़ा ऊ होता है, तो इसका ग वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। गलत वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो गौवें लिखा हुआ है, त्रिकाल लिखा है, दांत लिखा है, दांत लिखा हुआ है। यहाँ अनुस्वार का इस्तेमाल किया गया है, उसको ध्यान दीजिएगा। और सभी गलत है, ऐसा भी इसमें हो सकता है, तो इसका घ ही होगा, सभी गलत है इसमें। गौवें नहीं होता है बल्कि गायें होता है, आप जानते हैं। त्रिकाल ऐसे नहीं लिखा जाता है, त्र ऐसे लिखा जाता है, और ये इस तरह से लिखा जाता है त्रिकाल। दांत ऐसे नहीं लिखते हैं। अनुस्वार और चंद्रबिंदु में अंतर क्या होता है वो आपने देखा था। ये जो अनुस्वार आप लगाएंगे ना, इसमें नाक का भरपूर उच्चारण करेंगे तो दांत हो जाएगा, और दांत कोई शब्द नहीं होता है, दांत होता है। हल्का सा उच्चारण करते हैं, मतलब नाक का कम इस्तेमाल करते हैं, मुंह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद्रबिंदु यहाँ लगना चाहिए था, और लगा दिया है बिंदु, तो इसलिए गलत हो गया, घ होगा, इसका चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। मृत्युंजय, ये जो शब्द है ना, भगवान शिव को कहा जाता है मृत्युंजय। तो इसमें इसकी शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है। कैसे लिखेंगे? यहाँ जो लिखा है वो गलत है, अब इसको सही करना है। देखने में भले सही लग रहा है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, य पे बिंदु रहेगा, या मृत्युंजय होता है, या मृत्युंजय इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब दोनों न जो है वो आधे रहेंगे, यहाँ लगेंगे, या फिर कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, बताइए। तो जो 53 है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ग वाला, मृत्युंजय। और ये असल में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है मृत्युंजय, ये इया है, ठीक है, मृत्युंजय, इसको सही कर लीजिए। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? यहाँ जो इया है वो लगेगी, उसके बाद ज रहेगा, फिर य रहेगा, इस प्रकार से लिखेंगे मृत्यु, और उसके बाद मृत्युंजय, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये तरीका सही है, लेकिन इसमें बताया गया है, ये लिखा सही नहीं है, तरीका यही होगा, इया जो है वो आधी रहेगी। तो इसके बाद आगे चलते हैं, सही तरीका जानिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा वर्तनी के लिहाज से गलत है जरा बताइए। महाज्ञ गलत है, शिरोपीड़ा गलत है, सर्वज्ञ गलत है, माफ कीजिएगा सर्वश्र लिखा है, और सभी गलत है, ऐसा भी दिया है। तो 54 का घ हो जाएगा, इसमें जितना दिया है वो सब गलत है। महोज्ञ होता है, शिरोपीड़ा नहीं होता है बल्कि शिरः पीड़ा होता है, और सर्वस्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, मतलब ये जो तरीका है ये गलत है। स्व ऐसे लिखते हैं, श्र नहीं होता है, तो इसमें जितने हैं वो सभी गलत है। इसके बाद 55वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी युक्त कौन सा शब्द है, इसे देखिएगा, और इसका जो राइट आंसर है इसमें से कौन सा होगा। बकायदा दिया है, बंगला दिया है, श्रीमती दिया है, और सभी दिया है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको तलाशना है, 55वां। इसका घ हो जाएगा, सभी सही दिया है, ठीक है। बकायदा, बंगला और श्रीमती तथा सभी जितने हैं वो सभी सही। नेक्स्ट 56 को देखिए। 56 में वाक्य दिया है, अब इसमें से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो एक से ज़्यादा भी गलत हो सकता है। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता, तू चल मैं आता हूँ। आप महाशय आखिर हैं कौन? कौन होता है वह ऐसी बात करने वाला? अब बताइए कि ये जो वाक्य दिया है इसमें से गलत कौन सा है, देख लीजिए और बताइए।
तो 56 को अगर आप ध्यान से देखिए तो जितने वाक्य हैं सब में कुछ न कुछ पेज है और सभी गलत। मेरा सामान तेरा नहीं हो सकता, मेरा सामान तुम्हारा नहीं हो सकता, ये शुद्ध वाक्य है। तू चल मैं आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक। तू कोई शब्द नहीं होता है। आप महाशय आखिर हैं कौन, तो या तो आप ही लगा लीजिए या फिर महाशय ही लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक आदर्श सूचक जो शब्द है उसका इस्तेमाल करिए। तो महाशय आखिर हैं कौन या महाशय आप आखिर हैं कौन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप आखिर हैं कौन, इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कौन होता है वह ऐसी बात करने वाला, वाक्य ठीक है लेकिन उसका क्रम गड़बड़ है। वह कौन होता है ऐसी बात करने वाला, इसमें वह जो संबोधन है ना सर्वनाम, उसको पहले लगाना चाहिए था। तो जितना दिया है सब में कुछ न कुछ खराबी है। घ वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देखिएगा, यहाँ पर है और इसमें कहा गया कि शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है उसको जल्दी से चुनिए। तो स्वप्न दृष्टा है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका जो लिखने का तरीका है उसको ध्यान से देखिए। स्वप्न दृष्टा है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्वप्न और दृष्टा, ये मूर्धन्य श रहेगा, इस प्रकार से लिखेंगे। और सशक्तिकरण लिखा है, साइबर लिखा है, साइबर में बड़ी ई है, और कैलकुलस लिखा है। बताइए कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका जो लिखने का तरीका है स्वप्न दृष्टा का वो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ लिखा कैसे है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत है। सशक्तिकरण ठीक लिखा है, सशक्तिकरण ऐसे ही लिखा जाता है। साइबर ऐसे नहीं होता है, छोटी ही की मात्रा यहाँ होती है तो साइबर होता है। ये कैलकुलस नहीं होता है बल्कि कैलकुलस होता है, जैसे कि आप अवकलन और समाकलन गणित कहते हैं, तो वो चीज़। अब इसमें सही कौन सा है, सिर्फ सशक्तिकरण। तो ख वाले को चुनते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, संवर्धन एक त्रुटिपूर्ण शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या है, संवर्धन दिया हुआ है। तो ये संवर्धन होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, या इस प्रकार से संवर्धन लिखा जाएगा, मतलब इसमें ध भी रहेगा और द भी रहेगा, या दोनों सही है या फिर केवल ख वाला सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो घ हो जाएगा, या सीधा सीधा आप ख को भी चुन लेंगे तो भी काम चल जाएगा, वही बात है। संवर्धन होता है मतलब वृद्धि से ये बना हुआ है ना, तो संवर्धन, यहाँ पे द के साथ हर ये ध रहता है और ऊपर उड़ंतुरा रहता है, ख वाला इसका परफेक्ट। इसके बाद 59 को देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द चुनना है। तो यहाँ लिखा है मत्यावरोध, ठीक है, ये मत्यावरोध नहीं है बल्कि गत्यावरोध है, गत्यावरोध है ये, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। अब इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद जो दूसरा शब्द है वो कौन सा है, साइकिल है, साइकिल है, सूची है, ये शब्दों को देखिएगा, और शैया है। बताइए कि इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो शुद्ध वर्तनी एकमात्र शैया की है, अर्थात बिस्तर। बाकी इसमें आप देखें गत्यावरोध इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, लिखने का तरीका गलत है। और साइकिल जो है उसमें साइकिल होता है, सूची नहीं होता है बल्कि सूची होता है, इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद 60वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया है कि जो वाक्य दिया है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ है। तो गड़बड़ कैसी है ये वाक्य को पढ़ने पर मालूम होगा। तुम कब आओगे बाजार में पकौड़े खाने ये अच्छा वाक्य है, और कोई भी आ जाएगा पकौड़े खाने के लिए बुलाइएगा तो तुम कब आओगे बाजार में पकौड़े खाने। तो इसमें कैसी अशुद्धि है, वाक्य गलत तो है ही है, इसमें क्रम की गड़बड़ी है। देखिए इसमें क्रम ही बस गड़बड़ है और शब्द तो सही ही है। इसमें पूछना चाहिए था कि तुम बाजार में कब आओगे या तुम पकौड़े खाने बाजार में कब आओगे, ठीक है, इस प्रकार से पूछना चाहिए था। तो क्रम की गड़बड़ी, बाकी सभी तो सही। तो चलिए यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ऐसे ही कुछ और टेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते रहिए इस पर और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।